if you're lucky enough to find your purpose. जितना हार्डवर्क हमने किया 12 घंटे 10 घंटे ये वो वैसे ही जेनजी को भी काम करना चाहिए, वो 5-6 घंटे में रैप अप हो जाता है। अब जेनजी कंफ्यूज है, वो कहता है कि मैं तो अगर 4 घंटे में वो रिजल्ट निकाल लूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है 10 घंटे काम करने की। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को वो मेहनत और स्ट्रगल करने दे रहे हैं? देखिए, आपकी टीम में अगर 4 यंगस्टर्स हैं और आपकी ऑलरेडी एक परसेप्शन बनी हुई है कि ये मेहनत नहीं करते, तो वो बेचारों उनके पास तो बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप ही नहीं रह गया। जो मेहनत करता भी होगा वो भी आपके परसेप्शन में ही ढल जाएगा अल्टीमेटली। आप काम ही नहीं दोगे उनको। तो वी नीड टू बी सेंसिटिव टू दैट दे आर बोर्न इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। यू एंड आई वर बोर्न इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो if we can be responsible for that and we can deal with them from their world rather than trying to deal with them from our world, अगर हम अपनी दुनिया से उनको ट्रीट करेंगे तो यही हमें खामियां दिखेंगी। देखिए, थिंकिंग और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक्शन के। अब एक्शन को मैंने 3 भागों में बांट दिया है, थिंकिंग, प्लानिंग और एक्टिंग। आप अगर थिंकिंग करें कि मेरे को रिजल्ट्स ये चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को एक्स रिजल्ट चाहिए, अब उसको कॉज करने के क्या क्या तरीके हो सकता है, मैं किस किस से बात कर सकता हूँ, क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ, वहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं। और मैं अपनी दुनिया से सोच रहा हूँ, अरे मम्मियाँ कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए अपनी वाइफ की वर्ल्ड में तो स्टेप इन करूँ। हो सकता है उसकी वर्ल्ड में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है ना, उसकी मदर इन लॉ, उसकी मदर नहीं है वो। इनफैक्ट बहुत पावरफुली श्री कृष्ण ने कॉन्वर्सेशन करी है भगवद गीता में इसके बारे में। उन्होंने प्यार के बारे में बोला है कि व्हाट इज़ लव। आप वो नहीं बता सकते तो आप ये बता दीजिए कि एक अच्छी शादी कैसे चलाई जाती है। कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमें एक फिक्स ऐसे करना चाहिए, पिक्चर बनाई हुई है कि वाइफ को ऐसा होना चाहिए। अब वो जैसा भी पर्सन है, अब हम उसको उस फ्रेम में फिट होना है आपके लिए, तो आप खुश हो। अगर वो फ्रेम से थोड़ी सी भी साइड निकल गई तो आप अनहैप्पी हो गए, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, वहाँ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ वाइफ ने भी करी हुई है। वाइफ ने भी अपना एक फ्रेम बनाया हुआ है कि हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए। हमारी ब्रेन हमको सिग्नल देती है टू सर्वाइव। उसने हमारी बॉडी को सर्वाइव करना है और उसने हमारी आइडेंटिटी को भी सर्वाइव करना है। देखिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप फीड करोगे ना, वही रियल हो जाता है उसके लिए। आप मेंटल क्लेंजिंग ऑटोमेटिक बना लो अगर, तो आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। किसी ने बिजनेस शुरू किया, वो 5-7 करोड़ का बिजनेस साल का कर लिया, नाउ उसको और बिल्ड करना है, नए कस्टमर्स लाने, तो रिजल्ट तो इज अ गारंटी। मतलब रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अगर आप अपने एक्शन से सेटिस्फैक्शन जनरेट करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं तो रिजल्ट्स होने की चांसेस 10 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। वाओ। एनी पर्सन, हाउ डू दे फाइंड आउट दैट व्हाट इज देयर पैशन? वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स। फर्स्टली, थैंक you very much for being a loyal viewer of our channel. Now, today's podcast is going to be very difference making. मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी अभी आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी चल रही है, उससे 10 गुना डिफरेंस सिर्फ ये पॉडकास्ट देखने में आने वाला है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्लेम क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा क्लेम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव समबडी हु हैज़ स्पेंट मोर देन 20 ईयर्स, इन्होंने 20 साल से ज़्यादा लाइफ अपनी दी है किस चीज़ में? लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने में। कैसे? कोचिंग से, ट्रेनिंग से। इन्होंने बहुत समय दिया है। इन्होंने अपना लाइफ बहुत अच्छे होटल में, इंपीरियल होटल अगर आपने सुना हो, उनके डायरेक्टर सेल्स थे ये। इन्होंने 12 से 13 साल वहाँ पे दिए, एक अच्छी जॉब में थे, बट साथ साथ कोचिंग ट्रेनिंग करते रहते थे। और उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ को दे दी। वाई? क्योंकि इनका दिल कहता था मेरे को खुशी एक ही चीज़ में मिलेगी, लोगों की लाइफ में डिफरेंस करने के लिए। नाउ ऐसा इंसान जो 20 साल इस चीज़ों में गुजार चुका हो, अगर 1-1.25 घंटे आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस होने वाला है, ये पॉडकास्ट उस बारे में है। ये बात करेंगे कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप में डिफरेंस डाल सकते हैं। ये इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे जो छोटे छोटे इश्यूज हमारे लाइफ में आते हैं उनको कैसे डील कर सकें। उसके टूल्स भी देंगे इस पॉडकास्ट में। ये इस बारे में भी बात करेंगे जो आजकल जेन जी और जो एल्डर पेरेंट्स या बॉसेस का इशू चलता रहता है, उसको कैसे हैंडल करना है। दोनों के लिए एडवाइस है इसमें, फॉर जेन जी ऑल्सो एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। और आप शॉक हो जाएंगे कि किस तरह की एडवाइस देंगे। एंड ये ऑल्सो ये बताएंगे आपको कि ये जो आजकल डिप्रेशन का टर्म है या फिर मेंटल वेलनेस का इशू है, इसको कैसे ढूंढना है। बेस्ट चीज़, he will also tell you how to find the best coach for yourself. So a very interesting podcast. Let's welcome Mr. Sagar Tyagi. Welcome, Sagar. Thank you, Vipin. Thank you so much. Thank you for having me here.
सागर, मैंने ना जब ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो मेरे टॉप 5 लिस्ट में योर नेम वाज देयर, बट मैंने कभी आई नेवर टोल्ड यू दिस. उसका रीज़न ये था, आई वांटेड टू बिल्ड माय पॉडकास्ट टू अ सर्टेन लेवल ताकि हम लार्ज ऑडियंसेस को पहुंचना शुरू हो. एंड लकीली आज हम लार्ज ऑडियंसेस को पहुंच रहे हैं, सो दैट योर आई वुड से नॉलेज और योर गाइडेंस कैन मेक अ डिफरेंस टू अ लार्ज ऑडियंस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे. Great, great. I'm excited to be part of your podcast. I've been seeing it, watching it, and seeing such powerful conversations. And the way you are contributing, जिस तरह आप contribute कर रहे हो अपने podcast के through to thousands of people's lives, that's really, really great. सर एक चीज़ बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैड अ फैबुलस जॉब. आप इम्पीरियल होटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से प्रीमियम होटल इन नॉर्थ इंडिया एटलीस्ट. एम आई करेक्ट? Correct. दिल्ली एनसीआर में सबसे महंगे कमरे उनके होते हैं. एंड योर डायरेक्टर सेल्स देयर, एंड डायरेक्टर सेल्स इज़ अ हाई कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, and you must have done a lot of hard work to reach that position as well. And I think you were with Imperial for 12 13 years. 13 years, 13 yeah. years, right? And from that you were already coaching, training, and आप बहुत कुछ कर रहे थे. You took a big plunge in your financials. Okay, बहुत बड़ा सैलरी कट लिया सिर्फ मेकिंग अ डिफरेंस के लिए. अब मैं सिर्फ मेकिंग अ डिफरेंस जानबूझ के बोल रहा हूँ so that you catch me on it. But why is that? Why have you dedicated your life to coaching and training people? Why? So that's a very good question. And that also more than 20 years now. Yeah, overall more than 20 years. Actually, around 2012, 2013, when I decided to move from Imperial to Landmark as my full-time job. Landmark में already मैं करीब 10 साल बिता चुका था एज अ पर्सन हु इज़ असिस्टिंग एंड वॉलंटियरिंग. मतलब लैंडमार्क में यू ऑलरेडी नो, बट फॉर ऑडियंस आई एम टेलिंग देम दैट You were leading programs also. I was leading programs. That was an assisting agreement there. तो मैं सुबह 9 से 6 इंपीरियल में काम करता था, फिर 6 से रात को 11-12 बजे तक लैंडमार्क में होता था. दैट वाज अ सिनारियो फॉर ऑलमोस्ट 10 years. एंड लैंडमार्क में जब मैं काम कर रहा था, दैट टाइम आई से दैट आई वाज वेरी लकी दैट आई कुड फाइंड माई पर्पस ऑफ लाइफ, कि मैं करना क्या चाहता हूँ लाइफ में. एंड 2013 में मेरे को ये रियलाइजेशन हुई कि मैं दिन में जो काम करता हूँ, होटल रूम सेल करता हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ सेल्स, वो मेरे को इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देता जितने रात के 4-5-6 घंटे जो मैं लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता हूँ वो देता है. सो उस टाइम मैंने एक चीज़ देख ली थी कि मेरे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, सबसे ज़्यादा खुशी देती है, वो है लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस मेक करना. तो मैं क्यों ना अपने 24 घंटे उसमें दूँ, रादर दैन स्पेंडिंग हाफ टाइम एंड जस्ट अर्निंग मनी एंड रेस्ट ऑफ द टाइम डूइंग व्हाट आई रियली वांट टू डू. सो finances was a barrier that time, but then I finally took the call. It was a difficult decision to take, but in fact that time the people who are around me, which you were also part of my team that time, my friends, my team, who supported me, and I finally took the call. And I would say that was a very good decision of my life, because I could follow my heart, which mostly people don't ज़्यादातर लोग वो कर नहीं पाते हैं. उनको दिख जाता है कई बारी, लेकिन जैसे कोई यंगस्टर है जो क्रिकेट खेलना चाहता है, करियर बनाना चाहता है उसमें, या कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन उनको शायद वो मौका नहीं मिल पाता और वो पूरी लाइफ रिग्रेट करते हैं, यार मैं नहीं कर पाया. बट आई वॉज लकी दैट मैंने वो डिसीजन ली. और आज अब तो मैं लैंडमार्क से भी बाहर हूँ. पिछले 2 साल से आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम लैंडमार्क, एंड मैं 2 साल से अपना खुद का कोचिंग बिजनेस कर रहा हूँ. एंड आई एम फॉलोइंग माई हार्ट, एंड बहुत सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ मिलती है इससे. यही चीज़ मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को भी कोच करता हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में पर्पस ढूंढ पाएँ, इफ़ यू कैन इफ़ यू आर लकी इनफ टू फाइंड योर पर्पस एंड देन फॉलो इट एंड गिव योर लाइफ टू इट, उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लाइफ नहीं हो सकती. बिकॉज फॉर मी देयर इज़ नो वर्क. मैं काम जब करता हूँ तो मेरे लिए वो मेरी लाइफ का पार्ट है, मतलब दैट इज़ नॉट वर्क. सो आई एम लाइक enjoying what I'm doing all the time and being satisfied from that, making a difference, contributing, and of course,
यू नो टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली ऑल्सो एट द सेम टाइम, बीइंग रिस्पॉन्सिबल कि मैं अपनी फैमिली को टेक केयर कर रहा हूँ. एंड या सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड. तो अभी भी आप उतना ही टाइम लगाते हो, जैसे 12-14 घंटे लगाते हो इन योर कोचिंग बिजनेस? अब मैं इतना टाइम नहीं लगाता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था. अब मैं फैमिली को ज़्यादा टाइम देता हूँ, और मैं जो चीज़ें इन्जॉय करता हूँ लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती हैं, मैं उसको भी फॉलो करता हूँ. सो आई गिव माई सेल्फ कि मैं 40-45 की एज तक पूरी मेहनत करूँगा. फिर उसके बाद मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट तो डेफिनेटली बहुत करता हूँ मैं, लेकिन साथ में मैं बाकी चीज़ें जो मुझे पसंद है वो भी करनी शुरू कर दी है मैंने काफ़ी. जो पहले थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, नाउ आई एम इन बिजनेस, सो आई डू यू नो थिंग्स दैट आई कुड नॉट डू अर्लियर. नाउ सागर, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, और आई हैव स्पोकन टू, बिकॉज गिवन आई न्यू दैट वी विल बी, हमने 3-4 हफ्ते पहले स्केड्यूल कर लिया था कि हम शूट करेंगे आज. सो आई हैव स्पोकन टू मैनी पीपल एंड आई हैव कलेक्टेड मैनी सिनेरियोज जो लोगों ने मुझे दिए, विच आर वेरी कॉमन दैट पीपल डील विद. ओके, एंड आई होप यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस टू दैट. तो आई विल आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ जेन ज़ी. अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, नाउ आई एम अ जेन ज़ी पेरेंट, माई सन इज़ अ जेन ज़ी, राइट. हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि द वे वीव डन द हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क हमने किया 12 घंटे 10 घंटे ये वो वैसे ही जेन ज़ी को भी काम करना चाहिए. वो 5-6 घंटे में रैप अप हो जाता है. अब जेन ज़ी कन्फ्यूज है. वो कहता है कि मैं तो अगर 4 घंटे में वो रिजल्ट निकाल लूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है 10 घंटे काम करने की. राइट. तो उसका पेरेंट कहता है, अब पेरेंट में मैं दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ, पेरेंट मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट भी और ऑफिस वाले पेरेंट्स भी, मतलब जो उनसे एल्डर है, कि पेरेंट कहता है कि भाई अगर तू 4 घंटे में रिजल्ट निकाल लेता, सोच 8 घंटे में क्या निकालेगा. जेन ज़ी कहता है कि मैं अगर 8 घंटे काम करूंगा तो मैं उतना रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगा, मैं टाइम खराब कर रहा हूँ. पेरेंट कहता है कि तुम स्क्रोलिंग बंद कर दो. तो इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये. इसका क्या रास्ता है? व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? सोल्यूशन किसकी साइड से आप ढूंढ रहे हैं? मतलब ये सवाल आपका जेन ज़ी दोनों की साइड से है या फिर दोनों की? तो क्योंकि परेशान तो दोनों है. राइट, तो दोनों के आंसर्स अलग अलग दे दो. सो जेन ज़ी जो जनरेशन है, जब लाइक माई एल्डर डॉटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, एंड उसके और भी जो उससे छोटे बच्चे हैं वो और भी दूसरे नाम से पूरा पुकारे जाते हैं. मुझे क्लियर नहीं है तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट माई एल्डर डॉटर डेफिनेटली इज़ अ जेन ज़ी. एंड उनकी जो जनरेशन है, अगर उनकी साइड से देखा जाए तो आई वुड से दैट दे हैव टू फाइंड देयर ओन वे. अगर उनको जो इंटरेस्ट है, जो चीज़ उन्हें सही लगती है, वो उनको करनी चाहिए. आई एम श्योर उनको प्रॉब्लम होती होंगी जब वो ऑफिस में जाते हैं, फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं, बॉसेस कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो कुछ और तरीके से करना चाहते हैं. बट आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रगल दैट दे हैव टू गो थ्रू. बिकॉज अगर मैं भगवद गीता से एक कॉन्वर्सेशन आपसे शेयर करूँ यहाँ पे, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स में मैंने ऑफिस पेरेंट्स वाले भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जो बॉसेस हैं फॉर एग्जांपल, ऑल्दो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, कि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के रास्ते में जितनी बाधाएं हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं, उनको ईजी वे देने की कोशिश करते हैं, और वो आगे चल के ताकि उनको आसान लगे ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी मिले, उनकी कमिटमेंट होती है. लेकिन क्या वो सही पेरेंटिंग है? ये श्री कृष्ण ने एक सवाल पूछा, और फिर उन्होंने उसका जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अगर आप आज कहीं पहुँचे हैं, अगर मैं और आप कहीं पहुँचे हैं आज, तो हमारी मेहनत और स्ट्रगल की वजह से पहुँचे हैं. अगर हमने वो मेहनत और स्ट्रगल नहीं करी होती तो आज हम यहाँ पे नहीं होते. लेकिन क्या हम अपने बच्चों को वो मेहनत और स्ट्रगल करने दे रहे हैं? अगर हम उनको वो स्ट्रगल करने दें तो हम क्या उनको ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा उत्तम, एक परफेक्ट पर्सन, एक पर्सन जो अपनी पैरों पे खड़ा है, जो अपनी मेहनत से सीख रहा है, एक मोर डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं? सो रादर देन फाइंडिंग वेज कि हम रास्तों से बाधाएं हटाएं, उनको स्ट्रगल करने दें. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सपोर्ट ना करें, उनको गाइड ना करें. डेफिनेटली एज अ पेरेंट दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट अगर, तो मेरा मानना ये है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरा मानना ये है कि अगर कोई जेन ज़ी बच्चा है, मतलब कोई बच्चा है जो कि यंगस्टर है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, अगर वो जॉब में है और वो
अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो इसका जवाब वो खुद ही ढूंढें। और ढूंढें कैसे? वो देखें कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर उनके लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है, तो उसका प्लानिंग करें कि वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना है। हो सकता है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कम मेहनत से हो जाएगा, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही एक इसी एज की लड़की से मिला जिसने मुझे बोला, जिसका एक सवाल था, उसने पूछा कि क्या मुझे 4 घंटे में काम ख़त्म कर देना चाहिए या फिर पूरे 8 घंटे लगाऊं और काम ख़त्म करूं। अगर आप 4 घंटे में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको रास्ता ढूंढना है कि आपको अपने बॉस को कन्विंस कैसे करना है और खुश कैसे करना है, सो दैट यू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन योर करियर। एंड दैट स्ट्रगल, दैट मेंटल स्ट्रगल, दे नीड टू गो थ्रू। सो देयर इज नो फॉर्मूला टू इट। Okay. The best way is to let them learn, let them Let them struggle themselves, yes. But अभी तो जो पेरेंट साइड है, अगेन बॉस साइड एंड पेरेंट साइड, वो तो ये है कि वो ये बोलते हैं आप उतना काम तो करो, स्ट्रगल तो आपकी तब आएगी जब काम करोगे। आप काम ही थोड़ा सा करके रिजल्ट चाहना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? देखो, बॉस को चाहिए होते रिजल्ट्स। हाँ, अगर उनका एम्प्लॉय 4 घंटे में रिजल्ट दे रहा है, आई डोंट थिंक सो किसी भी बॉस को प्रॉब्लम होगी। अगर एम्प्लॉय रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली सब बॉसेस को प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप किसी बॉस से बात करें, आप खुद ही बॉस हैं अपने बिजनेस के, अगर आप देखें आपका एम्प्लॉय अगर आपको जो रिजल्ट चाहिए वो दे रहा है, चाहे वो 8 में दे रहा है, चाहे 4 में दे रहा है, योर फोकस इज ऑन द रिजल्ट्स। सो मेहनत करना नहीं करना, that becomes irrelevant. What becomes important is which employee is giving you results. So the boy or the girl or the person who is the young person there has to find a way. उसको रास्ता ढूंढना होगा कि मैं रिजल्ट कैसे कॉज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। 4 घंटे में कर सकती हूँ, कितनी मेहनत लगेगी, मेरे को 8 घंटे लगाने हैं। कई बच्चे होते हैं आराम से करना चाहते हैं, दे वांट टू डू इट आराम से, सुबह शाम 9 to 6 में आराम से काम करेंगे, अपना रिजल्ट करके देंगे, एंड दे हैप्पी विद दैट। सो दोनों को अपने अपने रास्ते ढूंढने हैं। उसका फोकस है रिजल्ट चाहिए, पेरेंट्स को भी रिजल्ट चाहिए। मेरी वाइफ आज, मेरे जैसे आपने शेयर किया, मेरे 3 बच्चे हैं, उसका रिजल्ट पे फोकस रहता है हमेशा कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब मेरी बेटी 10th में आ गई है, पढ़ाई ट्यूशन कहाँ पे जाएगी, पढ़ाई कितने घंटे करेगी, कहाँ पे हम इस साल घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका फोकस वहाँ पे है कि रिजल्ट लाना है उसको। सेम वे बॉसेस का भी होता है, उनको रिजल्ट चाहिए अपने एम्प्लॉइज से। तो वो अपना रिजल्ट की तरफ फोकस करें और देखें कि एम्प्लॉय किस तरह से बिहेव करता है, किस तरीके से वो रिजल्ट कॉज कर सकता है। और यहाँ पे जो यंगस्टर है वो अपना प्लानिंग करे, अपनी थिंकिंग करे कि मेरे को रिजल्ट कैसे मिलेंगे, उसको भी रिजल्ट चाहिए। तो एक ना मेरे हिसाब से परसेप्शन बन गया है कि जेनजी जो हैं या जो यंगस्टर्स हैं आज की डेट में वो काम नहीं करते हैं। ये सवाल भी वहीं से आ रहा है, ये परसेप्शन बन गया। ये जो मेरी राय में ये सच नहीं है। हर तरह के लोग पहले भी थे, जेनजी बड़े खुश हो जाएंगे आपकी बात सुन के। हर तरह के लोग पहले भी थे और हर तरह के लोग आज भी हैं। Okay. बहुत ऐसे बच्चे हैं आज की डेट में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं करते मेहनत। देखिए, ये एक पूरा एक सेट है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बड़े हो रहे थे तब हमारे एंटरटेनमेंट सोर्सेस एक तरीके के थे, लिमिटेड आज से कंपैरेटिव ना। हाँ। उस टाइम तो कोई कंपैरिजन नहीं था। हाँ, उस टाइम तो जो था वो था। हमने क्रिकेट देखना शुरू किया टीवी पे, हमने चित्रहार देखते थे जब छोटे थे, जब हम बड़े होते गए मूवीज आती थी डीडी पे, रामायण महाभारत देखी हमने टीवी पे। हमारे लिए टीवी सैटरडे संडे ऐसा होता था कि DD2 आ गया था एक टाइम पे, तो हमारे लिए हो गया था सैटरडे संडेज लाइक टीवी में मूवीज। मुझे अभी भी याद है जब जी टीवी पहली बार आया था, इट वाज द फर्स्ट चैनल आफ्टर DD। सो हमारे अपना सेट था एक, जिसमें एंटरटेन सोर्सेज XYZ थे, जिसमें हमारे रिक्रिएशनल, उसके अलावा वेकेशन क्या क्या है, हम ट्रेन से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज होती थी। तो हमारा अपना सेट था और हमने उसमें जो सीखा, जो लर्न किया, कुछ बच्चे उसमें मेहनती भी थे, कुछ बच्चे आलसी भी थे। सेम आज के बच्चों का अलग सेट है। आज स्मार्टफोन है, उसके अंदर एंटरटेनमेंट इज मोस्टली ऑन स्मार्टफोन, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो गई हैं, डिजिटल बहुत ज़्यादा कुछ आ गया, रील्स, मीडिया, फ़ोन, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। बट वो भी एक सेट है, उस सेट में भी मेहनती बच्चे भी हैं और आलसी बच्चे भी हैं। तो मेरे मानने में तो कोई ऐसा परसेप्शन नहीं है, मेरा तो परसेप्शन पर्सनली नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं करते। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बच्चे उस एज ग्रुप में हैं, कुछ मेरे यंगस्टर पार्टिसिपेंट्स भी हैं। मेरी खुद की बेटी मैं देखता हूँ, बड़ी वाली बेटी जो 10th में है, जिसमें मैंने शेयर किया, बहुत मेहनत करती है पढ़ाई के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये परसेप्शन एक आप बोल रहे हो परसेप्शन नहीं है। करेक्ट। और ये मीडिया ने ज़्यादा हाइप की हुई है मोस्ट लाइकली। तो हम सबकी परसेप्शन बन गई है
कि जेनजी काम नहीं करता और उससे जेनजी के सर पे भी प्रेशर पड़ रहा है Exactly. कि हमारे को कुछ प्रूव करना है। एग्जैक्टली ठीक है, मतलब यू मीन टू से इट इज़ लाइक ये क्वेश्चन ही रेलेवेंट नहीं है एक लेवल पे। हाँ मतलब क्वेश्चन रेलेवेंट है बट ये इशू रेलेवेंट नहीं है। जनरेशन गैप तब भी था और जनरेशन गैप अब भी है, सिर्फ उसके पार्टिकल्स बदल गए। हाँ एग्जैक्टली और इसमें एक चीज़ अगर आप चाहें तो अपने लिए भी और अपने ऑडियंस के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं कि इस परसेप्शन को अगर हम चेंज करते हैं अपने लिए, क्योंकि परसेप्शन चेंज हो सकते हैं। हाँ। और कई परसेप्शन ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट देती है हमको, लेकिन हम अपनी जगह खड़े होकर उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब इफ वी वांट वी कैन क्रिएट आवर ओन बताओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ? सी इन्वायरमेंट कुछ बोलती है। एनवायरनमेंट मीन्स मीडिया, अदर पीपल, आपके आसपास जो कम्युनिटीज़ हैं, जो इन्वायरमेंट है, जैसे मीडिया हो गई, आपकी फैमिली हो गई, आपकी सोसाइटी हो गई जिसमें आप रहते हैं वो हो गई, पर आप कुछ और सोचते हो। जैसे मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे जाता हूँ, मेरी इन्वायरमेंट उस समय बोल रही थी कि तू बेवकूफ़ है। हाँ, तूने 2.5 लाख तूने 1/5 सैलरी पे जॉब चेंज करी, एंड वन ऑफ माई मामा ही केम डाउन टू एक्चुअली स्कोल्ड मी एंड टेल मी कि तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है, तूने क्या किया है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई ओन परसेप्शन, आई क्रिएटेड माई परसेप्शन। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो आपने पूछा ना कैसे होता है एक परसेप्शन, कैसे आप अपनी परसेप्शन खुद क्रिएट कर सकते हैं ना। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी परसेप्शन अगर आप चेंज करें उन यंगस्टर्स के बारे में कि वो मेहनती नहीं है, रादर कुछ ऐसी परसेप्शन बनाइए जो कि आपकी रिलेशनशिप को उनके साथ अच्छी बेहतर बनाए। क्योंकि ये जो परसेप्शन है कि वो मेहनती नहीं है इज ए डिसएम्पावरिंग परसेप्शन, और ये रिलेशनशिप को हमेशा वीक रखती है। देखिए आपकी टीम में अगर 4 यंगस्टर्स हैं और आपकी ऑलरेडी एक परसेप्शन बनी हुई है कि ये मेहनत नहीं करते, तो वो बेचारों उनके पास तो बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप ही नहीं रह गया। जो मेहनत करता भी होगा वो भी आपके परसेप्शन में ही ढल जाएगा। अल्टीमेटली आप काम ही नहीं दोगे उनको, आप काम नहीं दोगे उनको, आप उनको शक करोगे। हाँ, ट्रस्ट नहीं करोगे, आप शक करते रहोगे उनके ऊपर, आप ऐसे सवाल पूछोगे, आपका जो वे ऑफ बीइंग होता है वो वहाँ पे ट्रांसफर होएगा, वो चेंज होता रहेगा। और फिर वो खुद भी, देखिए आप बॉस हो उस सिनारियो में, तो अगर आप बॉस हो तो आपका जो पेरेंट हो, हाँ पेरेंट है, बॉस पेरेंट इस कॉन्वर्सेशन में अगर आप पेरेंट हैं या बॉस हैं और आप एक परसेप्शन लेके चल रहे हैं कि मेहनत नहीं करता है, तो आपकी स्पीकिंग वहीं से आएगी, आपका उनको बोलना गाइड करना भी वहीं से आएगा, तो वो दूसरे पर्सन में डाउट डाल देगा। अगर वो कॉन्फिडेंट भी होगा वो अपने आप को डाउट करना शुरू कर देगा और उसके रिजल्ट्स भी डाउन होने शुरू हो जाएंगे। ना आपका फुलफिल होगा रिजल्ट, आपको भी रिजल्ट चाहिए, और उनका भी फुलफिल नहीं होगा, उनको भी रिजल्ट चाहिए। तो ये एक नेगेटिव परसेप्शन है जिसको मैं चाहता हूँ कि लोग पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करें। अब इसमें एक और इसी में से एक क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत सारे जो पेरेंट है, पेरेंट बॉस मीन्स दिस जनरेशन, वो ये बोलते हैं यार हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, जैसे आप स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, आपने क्या किया कि भाई मैं 1/5 लंच ले रहा हूँ, मामा आए चाचा आए जो मर्जी आए मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं 1/5 का कट ले रहा हूँ, और वो आपने लिया, 5-10 साल स्ट्रगल हुई, आज आप 50 टाइम्स ऊपर हो। वो नहीं देख पा रहे थे, आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे थे, बट यू आर हेड स्ट्रॉन्ग। ओके, कई लोग ये बोलते हैं कि ये वाली जनरेशन हेड स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, मार्केटिंग दिखाती है तो वो इस तरफ चले जाते हैं, मार्केटिंग दिखाती है तो वो उस तरफ चले जाते हैं, तो ये हेड स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, तो ये लोग कैसे अपना स्टैंड ले? तो ये आपका सवाल अगेन आप एक परसेप्शन से आ रहा है। हाँ बिल्कुल परसेप्शन से आ रहा है, और आप देखें ये उसी परसेप्शन से कनेक्टेड है। हाँ। पहले आपने बोला मेहनती नहीं है, अब आप बोल रहे हैं हेड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे और भी कुछ हो। हाँ, उनको हमें जो भी हमने एक व्यू बना रखा है, उनके बारे में परसेप्शन बना रखा है, हम उसको अगर कैच कर सकते हैं और उसको साइड लाइन कर सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, फिर उनको देखें और उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें कि उसकी खुद की कुछ क्वालिटीज़ हैं। देखिए आप और मैं मे भी 25 साल से काम कर रहे हैं, आप शायद और थोड़ा ज़्यादा 33 साल से काम कर रहे हैं, 34 साल से काम कर रहे हैं, तो 34 साल से आप काम कर रहे हैं। आप वो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे तब, आपने वो टाइम देखा है जब चीजें बहुत फर्क थी, मोबाइल फोन भी नहीं थे, तो आपका वो परसेप्शन बनना वैलिड है, मैं समझ सकता हूँ, और उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। ये तो पहले पैदा हुए थे तो मोबाइल था हाथ में। एग्जैक्टली, इनके लिए स्मार्टफोन इज नॉट समथिंग विच इज न्यू। मतलब हमें तो आज सीखना पड़ता है, चाहे ये रील कैसे पोस्ट करनी है या ये चीज़ कैसे करनी है। बहुत फनी चीज़ बताऊंगा आपको, कल येस्टरडे, कोई मानेगा नहीं वैसे पॉडकास्ट में क्योंकि हमारे बड़े सारे रील्स बनते हैं, कल मुझे पता चला है कि मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम में एक रील का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाना होता है। मेरे को ये पता ही नहीं था, ये मुझे कल बताया किसी जेनजी ने।
और आप कितने साल से ऑलरेडी पॉडकास्ट कर रहे हैं? हाँ, और मेरे को पता नहीं है। हाँ, तो अब ये समझिए आप कि आपकी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग में फ़र्क है। आपकी अपब्रिंगिंग और उनकी अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क है, आपकी एनवायरनमेंट में ही फ़र्क है। हाँ बिल्कुल, आपके एनवायरनमेंट में उनके एनवायरनमेंट में फ़र्क है। तो वी नीड टू बी सेंसिटिव टू दैट दे आर बॉर्न इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू एंड आई वर बॉर्न इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. So if we can be responsible for that, and we can deal with them from their world, rather than trying to deal with them from our world. अगर हम अपनी दुनिया से उनको ट्रीट करेंगे तो यही हमें खामियां दिखेंगी. आपने क्या बोला? मेहनती नहीं है. और दूसरी चीज क्या बोली थी आपने? हेडस्ट्रॉन्ग नहीं है. ये हम अपनी वर्ल्ड से बात कर रहे हैं. हाँ. क्योंकि उस टाइम पे वो जरूरी था. मे बी आज भी कुछ हद तक जरूरी होगा. लेकिन क्या हम उनकी दुनिया में जा सकते हैं? क्या हम उनको देख सकते हैं? उनको क्या चाहिए? ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ पेरेंट्स से. अब मैं आपको एज अ स्टूडेंट या एज अ अभी पेरेंट में थोड़ा सा और बता दो. हाँ. थोड़ा सा और बता दो. आई थिंक द पेरेंट साइड नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस मोर देन एनीबडी, क्योंकि द पेरेंट साइड की मेरे ख्याल से क्वांटिटी अभी वर्ल्ड में इज हायर देन द क्वांटिटी ऑफ जेन ज़ी. एम आई करेक्ट? सो इफ वी कैन मेक अ डिफरेंस टू दैट एनवायरनमेंट, मतलब द बिग चंक, अगर वो ऐसे ना देखें तो फिर कैसे देखें? बहुत अच्छा सवाल है. बहुत अच्छा सवाल है. अगर वो अपने पुराने जो परसेप्शन धारणाएं बनी हुई हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ वहाँ से उस लेंस से देखना बंद करें, उस व्यू से देखना बंद करें, और एक व्यू बना सकते हैं कि उस बच्चे की वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंट है, उस बच्चे की दुनिया में क्या इम्पोर्टेंट, बच्चे की दुनिया में क्या इम्पोर्टेंट है. चाहे वो उनका बच्चा है यानी कि पेरेंट है वो, चाहे वो बॉस है, कि वो जो यंगस्टर है उसकी दुनिया में, यानी कि उसकी भी अपनी एक दुनिया है. मे बी उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, मे बी उसके लिए फेम इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, मे बी प्यार इंपॉर्टेंट है. वी डोंट नो. तो अगर हम ज़्यादा इफेक्टिव पेरेंट हो सकते हैं अगर हम उनकी दुनिया में झांक पाएं, उसको जानना पड़े, उसको जान के देखें कि उनको क्या चाहिए उनकी लाइफ में. उनके देखिए वो अभी अपने 18, 20, 25 की एज में. करेक्ट. राइट. अगर हम 2 मिनट के लिए बिना उनसे बात करें अपनी वर्ल्ड से भी सोचें कि जब हम 18 साल के थे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था. मे बी उस समय हमारे लिए पैसा शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, शायद रिकग्निशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. शायद हमारे लिए वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की स्टेज थी. तो अगर हमें मतलब अगर आप कोशिश करें तो आप दूसरे की दुनिया में जा सकते हैं. मेरे लिए तो उस समय इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट, कि मुझे छोड़ दो, मुझे करना जो मैं कर. वेरी गुड. वेरी गुड. तो बिल्कुल, तो इस तरीके से आप सोचना शुरू करते हैं उस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी सवाल आएगा कि हाउ कैन यू गो इन टू अदर पर्सन वर्ल्ड. वो क्या रास्ता है? वो रास्ता ये है कि आप खुद सोचें पहले. देखिए थिंकिंग और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक्शन के. मैं एक और डिस्टिंक्शन की बात करता हूँ आपसे. रिजल्ट कॉज करने हैं अगर आपको अपनी लाइफ में, ये भी एक पहले बता दो डिस्टिंक्शन क्या होता है. डिस्टिंक्शन है ये, ताकि बिकॉज आप बड़ी सारी बात करोगे मुझे पता है. तो पहले जब आप डिस्टिंक्शन वर्ड बोलते हो, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टिंक्शन. अच्छा, ओके, गॉट इट. वेरी गुड. तो डिस्टिंक्शन होती है एक पॉसिबिलिटी की कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत है. डिस्टिंक्शन एक बातचीत के अंदर होती है, कॉन्वर्सेशन के अंदर होती है, जिसको अगर आप करते हैं तो नई कोई पॉसिबिलिटी खुलती है आपके लिए जो पहले नहीं दिख रही थी हमको. नई परसेप्शन भी खुलती है, नया व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं, परसेप्शन बोल सकते हैं, उस कॉन्वर्सेशन उस बातचीत को करने से. तो ये बातचीत मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ कर रहा हूँ, उस संदर्भ में आपके साथ कर रहा हूँ. तो अगर हमें रिजल्ट चाहिए जिंदगी में तो वो एक चीज़ देती है. अब आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं. अब रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपकी जमीन, लोकेशन. उसकी वेरी गुड. लोकेशन, दैट इज वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रियल एस्टेट. करेक्ट. सेम वे रिजल्ट के एरिया में, रिजल्ट जब कॉज करने हैं आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप जो एक्शन ले रहे हो. वेरी गुड. आपको एक्शन करेक्ट है या नहीं है? एक्शन एक्चुअली एक शब्द में बोलेंगे तो एक्शन है. एक्शन. अब एक्शन को मैंने 3 भागों में बांट दिया है. थिंकिंग, प्लानिंग और एक्टिंग. यानी कि सोचना पहले, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग मतलब उसके लिए प्लान करना, और फिर सोचने के बाद पहले पूरा सोचना अपने आप में एक पूरी दुनिया है. हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा एक्शन में घुस जाते हैं. ये रिजल्ट करना, चलो ये एक्शन लेते हैं, या एक्शन कॉपी करना शुरू हो जाते हैं. उसने ऐसे किया तो मैं कॉपी कर लूँ और वो रिजल्ट आ जाएगा. मगर आता नहीं आता कई बार. और हम या ये करने लगते हैं जो हमें ऑलरेडी मालूम है, एक्शन वो लेने लगते हैं. जो मालूम है वही लेंगे. जो पता है या पास से सीखा है वही लेंगे. थिंकिंग जब आप करते हो किसी चीज़ के अंदर, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अब इससे जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
उनकी एक थिंकिंग ओपन अप होती है, वो थिंकिंग का पार्ट है। कई बार हमें एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है थिंकिंग करने के लिए। एक्चुअली पॉडकास्ट में होता क्या है, अगर जो पॉडकास्ट की दुनिया है, जो मुझे भी समझ में आया, मैंने 1 साल पहले तक पॉडकास्ट देखे भी नहीं थे, बट पॉडकास्ट में होता क्या है, जब आप सुनते हो 2 लोगों को बात करते हुए, तो आपके दिमाग में वो परसेप्शन खुलती है जो उससे पहले नहीं अवेलेबल तो थे। मेरे ख्याल से पॉडकास्ट अपने आप में एक डिस्टिंक्शन है। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल है, डिस्टिंक्शन है, बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, जिससे नई डिस्टिंक्शन, नई कॉन्वर्सेशन, नई परसेप्शंस खुलती हैं लोगों के लिए। तो थिंकिंग जो वर्ल्ड है, जो थिंकिंग की वर्ल्ड है, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड है। अगर हम उसके बारे में थिंकिंग करें, किसी भी एरिया में रिजल्ट चाहिए मेरे को, अगर मेरे को अपने बच्चे के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप करनी है, उसको एक अच्छा फ्यूचर देना है, उससे रिजल्ट्स कॉज कराने हैं, तो उसके बारे में मैं थिंकिंग कर सकता हूँ, प्लानिंग कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। अगर आप उसके बारे में प्लान कर, पहले थिंकिंग किया आपने, और थिंकिंग में एक चीज़ होती है जिसके अंदर आप दूसरे से भी बातचीत कर सकते हो। जैसे हम दोनों दोस्त हैं, अब मेरे को किसी एरिया में रिजल्ट चाहिए, अब मैं थिंकिंग कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को कुछ लिमिटेड ही एक्शन दिख रहे हैं, तो दूसरे से भी मैं दूसरे से बात की, मैंने फ़ोन उठाया, तो चार मेरे को ये सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ में चल रहा है मेरी लाइफ में, इस एरिया में तेरी क्या राय है, तू क्या सोचता है? क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो लिमिटेड है, एक बंदे की लिमिटेड है। जब हम 2 बंदे हो जाते हैं तो थिंकिंग मल्टीप्लाई हो जाती है। थिंकिंग के अंदर थिंकिंग अपने आप में एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो मोस्टली लोग लेजी होते हैं, नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते, स्ट्रेट अवे एक्शन में जाते हैं। तो अगर आप, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं, आप अगर थिंकिंग करें कि मेरे को रिजल्ट्स ये चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को एक्स रिजल्ट चाहिए, अब उसको कॉज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं किस से बात कर सकता हूँ, क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ, वहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं। मैं आपसे एक शेयर करता हूँ, जब मैं लैंडमार्क में कंप्लीट कर रहा था 2 साल पहले, तो मैं 22 साल मेरे को करियर के हो चुके थे, और मैंने जॉब ही किया था 22 साल, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं, मतलब बिजनेस करना कभी मेरे लिए एक परसेप्शन में भी नहीं था। मेरे लिए था कि मैं बिजनेस कैसे करूंगा, मैंने आज तक बिजनेस नहीं किया, 22 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, आदत पड़ जाती है ना एक। तो लेकिन मैंने इस वाली कॉन्वर्सेशन को, इस वाली डिस्टिंक्शन को इस्तेमाल किया अपने ऊपर, जहाँ पे पहले मैंने थिंकिंग करी, मैंने सोचा कि क्या क्या तरीकों से मैं बिजनेस कर सकता हूँ। काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया उसके ऊपर, और सिर्फ खुद नहीं, अपने दोस्तों से बातचीत करी और अपनी वाइफ से बातचीत करी काफ़ी। फिर उसके बाद मैंने प्लानिंग करनी शुरू की। जब मेरे को कुछ चीज़ें एक्शन दिखने शुरू हुए, फिर मैंने प्लानिंग करी और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया। मुझे ऐसे ऐसे रास्ते दिखे जो पहले मेरे लिए परव्यू में ही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं वापस होटल इंडस्ट्री में गया क्योंकि मैं जॉब चेंज करना चाहता था, मेरे को फाइनेंशियली वर्कआउट नहीं हो रहा था। तो मैं अगर होटल इंडस्ट्री में भी वापस गया तो मेरे को वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही थी उस समय, स्पेशली उस लेवल पे तो मिल ही नहीं रही थी जिसमें मैंने छोड़ा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके थे छोड़े हुए होटल इंडस्ट्री। फिर मेरे को वापस में यही कॉन्वर्सेशन मेरे दिमाग में आई कि मेरे को करना तो वही है, कंट्रीब्यूशन इन पीपल्स लाइफ। अगर चले भी जाऊंगा मगर मुझे आई नीड टू हैप्पीनेस तो फिर भी नहीं मिलेगी, फाइनेंसेस मिल भी जाएंगे, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, मेरे को दोनों चाहिए। तो मैंने फिर थिंकिंग के थ्रू जो मैंने एक्शन लिया वो बहुत पावरफुल निकला। मैंने एक ग्रुप ऑफ पीपल को इग्नोर किया हुआ था जिनसे मैं बातचीत ही नहीं कर रहा था इस बारे में। फिर मैंने जब उस ग्रुप ऑफ पीपल को बातचीत करनी शुरू करी, अपनी थिंकिंग के दौरान मैंने उस बैरियर को हटाया। फिर मैंने जब उस ग्रुप ऑफ पीपल से बातचीत शुरू करी, इमीडिएट एक्शन रिजल्ट मिले मेरे को उसके अंदर। और वहाँ से जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो मैंने, अब 2 साल हो गए मेरे को बिजनेस करते हुए, और मैं अपने इनकम भी कई गुना बढ़ा ली है, मैंने अपना लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज कर लिया है, मैं अपनी कंट्रीब्यूशन जो करना चाहता था उसको भी कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिले। तो सेम चीज़ अगर हम पेरेंट्स और बच्चों के केस में भी देखें, अगर वो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, सोचते हैं, जैसे हम आज बातचीत कर रहे हैं, आपका एक परसेप्शन ऑलरेडी बना हुआ है या मे बी कुछ ऑडियंस का बना हुआ है कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं आज के, या वो हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, उनसे हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, सॉरी। तो उनसे चीज़ें करवाना बड़ा मुश्किल है, उनसे रिजल्ट्स कॉज कराना बड़ा मुश्किल है। तो हम वापस उस कॉन्वर्सेशन में आ रहे हैं अब कि अगर आप थिंकिंग कर सकते हैं उस एरिया में, अगर आप प्लानिंग कर सकते हैं कि बच्चों के साथ कैसे रिजल्ट्स कॉज करने हैं। जैसे आपने पूछा सवाल अभी थोड़ी देर पहले कि बच्चों को आप मुझे करेक्ट करना अगर ये सवाल मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। आपने पूछा था कि बच्चों को अगर हमें कुछ आगे बढ़ाना है या रिजल्ट्स कॉज कराने तो उसके लिए हमारे पास क्या एक्सेस है। सो वो यही एक्सेस है कि आप, मेरा मेन सवाल था, एक तो ये था कि हम अपनी परसेप्शन कैसे बदल सकते हैं, राइट। तो आपने बताया उसका रास्ता, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपने क्रिएट की कि आपको पहले कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके बारे में सोचो, अकेले सोचो, फिर 2 लोगों के साथ और सोचो, फिर उसकी प्लानिंग करो। करेक्ट। कि एक्शन लेने से पहले आप
उसको प्लान करो, कैसे करोगे, उसके बाद यू आर एट की एक्शन करेंगे। करेक्ट। परसेप्शन चेंज करने का यही तरीका है कि आप दूसरे की दुनिया में कैसे जा सकते हो, क्योंकि दूसरे का परसेप्शन फर्क है। हम लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं जैसे कि सबके परसेप्शन वही है सेम है जो मेरे, जो मुझे दिखता है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो वो भी ऐसे सोच रहा होगा। हम इनफैक्ट इस बारे में सोचते ही नहीं है कि दूसरे की भी एक दुनिया है, दूसरे का भी एक परसेप्शन हो सकता है। और इनफैक्ट ये रिलेशनशिप्स का भी एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। अगर आपको रिलेशनशिप में अच्छी चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, किसी के साथ भी, चाहे आपके बॉस हैं, रिलेशनशिप में भी आप अगर दूसरे की दुनिया में स्टेप इन करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, तो आप उनकी दुनिया से एक्शन सोच, देखिए होता क्या, रिलेशनशिप में डिफरेंसेस कब आते हैं, जब आप कुछ सोच रहे हैं, दूसरा कुछ और सोच रहा है, मगर आप सोच रहे हो कि वो भी वही, उसको भी वो सोचना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, सोचना चाहिए, उसको आपकी एक्सपेक्टेशन आ जाती है। हाँ, एक्सपेक्टेशन आ जाती है, क्योंकि हमें लगता है अरे अगर ये दीवार सफ़ेद है तो ये दीवार सफ़ेद ही है ना, ये पीली क्यों बोल रहा है। फिर वहाँ पे डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी वाइफ बोलेगी कि मम्मी को, मतलब मेरी मदर को ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और मैं अपनी दुनिया से सोच रहा हूँ अरे मम्मियाँ कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए अपनी वाइफ की वर्ल्ड में तो स्टेप इन करूँ। हो सकता है उसकी वर्ल्ड में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है ना, उसकी मदर इन लॉ, उसकी मदर नहीं है वो। और तो वहाँ से आप रिलेशनशिप में एक अग्रीमेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हो, एक रिलेशनशिप में प्यार क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत पावरफुली श्री कृष्ण ने कॉन्वर्सेशन करी है भगवद गीता में इसके बारे में। उन्होंने प्यार के बारे में बोला है कि व्हाट इज़ लव। उन्होंने प्यार को डिफाइन किया है कि अगर आप स्वीकार कर सकते हैं दूसरे इंसान को जैसे वो हैं, तो आप उनको वाकई में प्यार कर सकते हैं। वाकई में प्यार करते हैं। और अगर आप स्वीकार नहीं करते उनको जैसे वो हैं, तो आप प्यार नहीं कर रहे हैं उनको। तो रिश्तों में एक्स्ट्रॉर्डनरीनेस कैसे लानी है, उत्तम कैसे होना है रिश्तों में। उत्तम का इंग्लिश होता है एक्सेलेंस। तो रिश्तों में एक्सेलेंस कैसे लाना है, उसका एक्सेस है एक्सेप्टेंस। सर, इससे मेरा एक क्वेश्चन आता है, और वो मेरे को किसी ने पूछा भी था। इन टुडेज जनरेशन, और टुडेज जनरेशन मैं नहीं बोलूँगा, बट इन नाउडेज, मैं जनरेशन नहीं बोलूँगा, बट नाउडेज व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि वेरी फ्यू पीपल आर गेटिंग मैरिड। ओके, मैं उसमें तो जाऊँगा ही नहीं कि मैरिज हुई और डिवोर्स हो गया। अभी तुम शादी ही नहीं करना चाह रहे। एक बहुत बड़ा तबका बनते जा रहा है वर्ल्ड वाइड, इवन इंडिया में, जो बोलते हैं मैं 25 के हो गए, 30 के हो गए, 32 के हो गए, ये नहीं कि कोई मिल नहीं रहा, शादी करनी नहीं है, हम खुश हैं ऐसे ही। जैसे कि पहले से उनका एक आ रहा है कि अगर शादी कर ली तो खराब हो जाएगा। ये किस कारण है? गिवन यू टॉक टू सो मेनी पीपल, ये किस कारण है? उनका ये व्यू क्यों बना हुआ? देखिए, उन्होंने जो देखा होगा क्यों बना हुआ है और उसका क्या इलाज है। ऐसे तो नहीं, मैं मतलब ऐसे तो हमारी पॉपुलेशन, हम सोचते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। इंडिया तो अभी ये मान ही रहा है कि जो इकोनॉमी बूम है उसमें हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है इस समय है। इस समय बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वी आर अ यंग नेशन। अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती नहीं गई तो एक टाइम तो हम वही जापान की तरह पहुंच जाएंगे कि 4 दिन काम कर लो, बाकी बच्चे तो पैदा करने की कोशिश करो, नहीं तो 80 साल के लोग पानी सर्व कर रहे होंगे। तो उस चीज़ में मेरा एक व्यू है, थोड़ा डिफरेंट है आपके व्यू से। मेरा व्यू ये है कि अगर हम जापान की तरह बन जाएंगे तो वहाँ पहुँचने से पहले हमें पहले एक डेवलप्ड नेशन भी तो बनेंगे। हाँ, जापान हमसे 50 साल पहले डेवलप्ड नेशन बन चुका है, और हम 47 में हमारी डिक्लेरेशन है, मतलब हमारे प्रधानमंत्री की डिक्लेरेशन है कि 2047 में हम लोग एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि वो डिक्लेरेशन पूरी होती है, तो पहले तो हम उधर पहुँचेंगे, फिर वो लेवल आएगा कि जब वो डाउनवर्ड्स की तरफ शुरू होता है। मैं तो चाहता हूँ लोग अभी सोचना शुरू कर दें ना। ठीक है। सी लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड। करेक्ट। तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, वो उनके पर्सनल रीजंस ही हैं उनके। अगर हम ओवरऑल एज अ हायर व्यू से देखेंगे क्या रीज़न हो सकता है, देखिए हम लोग पूरा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो एक्सपोजर है आज के बच्चों का या आज की यंग जनरेशन का, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे, हर तरह की मूवीज़ अवेलेबल हैं, और वो उनके स्मार्टफोन में है। मेरी बेटी कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, वो आज रात को पूरी रात रजाई में बैठ के अपना स्मार्टफोन देख रही थी। मैंने देख लिया उसको, मैंने नहीं रोका, चलो एग्ज़ाम खत्म हुआ, लेकिन एक्सेस तो अवेलेबल है। और अगर वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, वो भी कौन से
बहुत खुश हैं शादी ना करके? वो उनका व्यू है अगेन. सी अगेन हम लोग अपने व्यू से देख रहे हैं. हमारी शादी को लेकर व्यू है, हमारे फ्यूचर कैसा होना चाहिए उसको देखकर व्यू है. अब वो क्यों बन रहा है उन लोग का व्यू. आज तो हमारी शादी को 20 साल से ऊपर हो गए, मेरी शादी को 18 साल हो गए. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमने जब शादी करी थी तब हमारे व्यूज़ उस टाइम के हिसाब से थे, उस एक्सपोजर के हिसाब से थे. आज अगेन इट्स अ डिफरेंट सिनारियो ऑल टुगेदर. तो आज के जो बच्चे मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं या उस एज के हो रहे हैं, उनके व्यूज़ आज के सिनारियोज इन्वायरमेंट के हिसाब से बन रहे हैं. तो उसका मतलब स्पेसिफिकली क्यों ऐसा सोचते हैं लोग, उसके बारे में जो भी उसके रिलेटेड व्यूज़ होंगे उसी की वजह से हो रहा है वो. अब उसको आप बोल रहे हैं चेंज क्यों कैसे करना है. मेरा मानना ये है कि उसको चेंज हम अगेन मैं तो उसमें यही बोलता हूँ कि हमें लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा वो सोचते हैं. अगर उनको शादी नहीं करनी तो उनको नहीं करनी, दैट्स देयर चॉइस. अगर हम उन्हें चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो रादर नेगेटिव ही इम्पैक्ट देगा बजाय इसके कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे. हाँ, अगर आप ओवरऑल एज अ कंट्री की बात करते हैं या एज अ सोसाइटी की बात करते हैं तो हम नई नई चीज़ें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं अगर हम उस पोजीशन पे हैं कि मेरा ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसलिए शादी नहीं करते कि उनको ये डर है कि बहुत सारे डिवोर्सेज हुए हैं या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, शादी में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लड़ाई होती है, ये होती है, उसका कोई एक्सेस नहीं है लोगों के पास. तो वो बोलते हैं यार रादर देन गेटिंग इनटू अ प्रॉब्लम दे लुक एट इट एज अ प्रॉब्लम. आई रादर स्टे अवे ओनली. दैट्स वेरी ट्रू. दैट्स वेरी ट्रू. So most of it, I'm not saying all of it, but most of it is coming from a lot of fear. Am I correct? So आप वो नहीं बता सकते तो आप ये बता दीजिए कि एक अच्छी शादी कैसे चलाई जाती है. Sure, that is a good question. Because if that can give people an access, maybe their fear or their perception about that fear will disappear. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ये सवाल डेफिनेटली मैं इसका जवाब देना चाहूँगा. और एक शादी, अच्छी शादी कैसे चलानी चाहिए आपने पूछा, उसके अंदर रिलेशनशिप है, आपकी और आपके स्पाउस की रिलेशनशिप है. अब उसके अंदर व्हाट विल बी एन इफेक्टिव रिलेशनशिप, उसके बॉटम पे जाते हैं, उसके सोर्स पे जाते हैं. तो मैं दो तरफ से इसकी कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ. एक, अगेन कमिंग बैक टू व्हाट भगवद गीता सेज अबाउट रिलेशनशिप्स. श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हो, हैप्पीनेस से भरा बनाना चाहते हो, तो उसमें एक्सेप्टेंस लानी होगी. ज़्यादातर लड़ाइयाँ या ज़्यादातर मैरिजेस क्यों ब्रेक होती हैं? क्योंकि हम दूसरे पर्सन के कुछ बिहेवियर को या कुछ एक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. और उसके भी सोर्स पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमें एक फिक्स ऐसे करना चाहिए, पिक्चर बनाई हुई है कि वाइफ को ऐसा होना चाहिए. अब वो जैसा भी पर्सन है, अब हम उसको उस फ्रेम में फिट होना है आपके लिए, तो आप खुश हो. अगर वो फ्रेम से थोड़ी सी भी साइड निकल गई तो आप अनहैप्पी हो गए. वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, वहाँ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं. यही चीज़ वाइफ ने भी करी हुई है. वाइफ ने भी अपना एक फ्रेम बनाया हुआ है कि हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए. अब हस्बैंड 3 तरफ से तो फिट हो गया, चौथी तरफ से थोड़ा बाहर निकल गया तो वो वहाँ पे खराब हो गई रिलेशनशिप. मतलब वहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए. फिर आर्ग्यूमेंट से डील कैसे करना है वो लोगों को नहीं आता. वहाँ पे हमारा लाइफ कोचेस का बहुत काम यूज में आता है कि आर्ग्यूमेंट को कैसे डील करता है. उसके लिए आर्ग्यूमेंट तो हो गया, हाँ, उसको कैसे डील करोगे. वेरी नाइस. तो आर्ग्यूमेंट अगर हो जाता है, वैसे बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट होता है. वैसे मैं बताऊं, छोटी सी बात पे हमेशा कि उसकी टोन ऐसी क्यों थी, ये वाले पॉइंट पे, इस वर्ड पे उसने ऐसे क्यों बोला, वैसी वाली बात होती है. करेक्ट. और वो इरिटेट कर जाता है. और वो फिर बात कहाँ से कहाँ जाती है. इसको कैसे डील करता है. बहुत अच्छा. या ये होने दो, होता रहता है. एक जैसे मेरा परसेप्शन ये है कि ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो गया, भूल जाओ ना, उसके बाद हो गया, इट्स ऑल राइट, फिर आगे बढ़ो. That is also a good way to deal with it. That is one way. But what is the most effective way? See, 2 सिनारियो हैं. एक है कि आर्ग्यूमेंट हो चुका है, अब आपको क्या करना है. एक सिनारियो है कि आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं है, करना ही नहीं है, उसके लिए क्या करना है. तो दोनों के लिए हमारे पास तरीका है. तो पहला सिनारियो लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट हो चुका है और आप अपसेट हैं. आप अपसेट हैं, दूसरी तरफ बैठे हैं, दूसरे रूम में चले गए आप, और आपकी वाइफ या आपके जो स्पाउस हैं वो दूसरे रूम में बैठे हैं. अब उसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं. पहली चीज़ कि मैं एक एक्सरसाइज कराता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को, जिसको मैं बोलता हूँ मेंटल क्लेंजिंग. मेंटल क्लेंजिंग. और वो सिर्फ इस सिचुएशन में बहुत जगह काम आती है, लेकिन
आर्ग्यूमेंट समझ लो, बॉस से हो गया, कुलीग से हो गया, सबऑर्डिनेट किसी से से भी हो हो गया। सकता है। लेट्स स्टे विद दैट सिनेरियो, हस्बैंड वाइफ का husband आर्गुमेंट wife हो का, गया, और मैं साथ में ये बता रहा हूँ कि इस मेंटल क्लेंजिंग को आप हर जगह यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए थोड़ा सा हमें ब्रेन साइंस में जाना पड़ेगा। बताओ ना। तो ब्रेन साइंस में क्या बोलते हैं, दैट आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो भी सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से, वो सारे सिग्नल्स आपको मोस्टली नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं। वो ऑटोमेटिकली आते हैं। एक तो वो ऑटोमेटिक होते हैं, दूसरे वो एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। और उसका एक रीज़न होता है कि ब्रेन इज़ डिज़ाइंड एज अ मशीन। मैं मशीन बोलता हूँ ब्रेन को, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन मशीन की तरह काम करते हैं। नाउ ब्रेन इज ऑल्सो, मेरे पास तो उस मशीन के लिए वर्ड भी है, मैं मोस्टली उसको जूसर कहता हूँ। गन्ना जोन सा फल डालोगे वो वाला जूस निकलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो मशीन है वो एक ही संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट, एक ही कॉन्टेक्स्ट में आपको सिग्नल्स देता है। और वो कॉन्टेक्स्ट होता है सर्वाइवल। हाँ, कि बच जाऊं, कुछ होने वाला है जिससे बच जाऊं। हम देखिए, ब्रेन अगर आप देखेंगे, हमारी धरती पर लाखों स्पीशीज़ हैं। हाँ। और हमारे जब से ह्यूमन बींग्स पैदा हुए, ह्यूमन बींग्स बने, तब से लेके अब तक करोड़ों स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स आर सर्वाइविंग फॉर सो मेनी ईयर्स। तो सबसे बड़े सर्वाइवर्स ह्यूमन बींग हैं। सबसे बड़े सर्वाइवर्स ह्यूमन बींग हैं। एक और तरह से देखें आप ह्यूमन बींग्स को, आज की डेट में भी लाखों स्पीशीज हैं, लेकिन एक ही स्पीशीज राज करती है दुनिया पे, वो ह्यूमन बींग्स हैं। उसका रीजन सबको काबू कर लेती है। हाँ जी, बाकी सबको काबू कर लिया, बाकी सबको काबू करके रखा हुआ है। हाँ। कंट्रोल करके दुनिया पे राज कर, बाकी जू में डाल दिए सब स्पीशीज। यार आजकल तो मजाक बना हुआ बात करते हैं, यार मैं वहाँ पे एक सफारी खोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे एक जू खोल रहा हूँ, जैसे मजाक है। करेक्ट। तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन, मैं दो रीजन है बट मैं एक रीजन की बात करूंगा अभी, कि उसका एक मेन रीजन है दैट आवर ब्रेन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ब्रेन ऑफ एनी स्पीशीज। ओके। सो हमारी ब्रेन क्या करती है, हमारी ब्रेन हमको सिग्नल देती है टू सर्वाइव। उसने हमारी बॉडी को सर्वाइव करना है, और उसने हमारी आइडेंटिटी को भी सर्वाइव करना है। नाउ ब्रेन इज सो सुपर स्मार्ट कि उसको ये भी पता है कि यह आदमी जो अपने बारे में सोचता है वो उसकी आइडेंटिटी है, और उसकी जो बॉडी है वो उसकी बॉडी है। दोनों को सर्वाइव करना है। आइडेंटिटी होगी जो हमारी परसेप्शन हमारे बारे में। करेक्ट। जो पर्सनालिटी आप सोचते हो आपकी बन चुकी है। हाँ। अगर आप शीशे में जो हमारी परसेप्शन, बेसिकली जो आपने बिल्कुल सिंपल यूज किया था, हमारी परसेप्शन जो हमारे बारे में, वो आइडेंटिटी, वो हम क्या आइडेंटिटी, जिसको हम पर्सनालिटी, ये वो आई लाइक दैट बोलते हैं, वो एक्चुअली है नहीं, हमारी परसेप्शन है। करेक्ट। तो ब्रेन आपका सिग्नल देता है कि वो आपकी आइडेंटिटी को बचाएगा और आपकी बॉडी को बचाएगा। हाँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसका, आइडेंटिटी को कैसे बचाता है। फॉर एग्जांपल, किसी एक पर्सन की आइडेंटिटी है वो शाय पर्सन है। हाँ। वो सेंसिटिव है, शाय है, नाइस पर्सन है, ज़्यादा किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। कोई अगर उसकी ऊंची आवाज़ में बात करेगा उसको पसंद नहीं आएगा। तो अगर वो एक पार्टी में जाता है, वो क्या करेगा, वो ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पे वो गौरव ना हो, क्योंकि गौरव जो है वो बहुत शोर मचाता है, वो उसकी बेइज्जती कर देता है कभी कभी। तो गौरव से बच के वहाँ गया, तो वहाँ पे दूसरी उधर बैठी हैं, वो मासी बैठी हुई हैं, अलका मासी। अब अलका मासी जो है वो भी बहुत ऐसी बात बोल देती हैं, बेइज्जती सी करती हैं, उधर से नहीं होगा। हाँ। तो ब्रेन आपको सिग्नल देता रहेगा, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ से बचो, यहाँ से बचो। तो ब्रेन इज ऑल द टाइम सर्वाइविंग योर आइडेंटिटी। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर अगेन एक पर्सन है जो बोलता है कि मेरे को ना जो ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बोलते बोलते ना वो उटपटांग बातें करने लगते हैं। ये ब्रेन में ऑलरेडी फीड इन है, मेरी पर्सनालिटी का पार्ट या मेरी आइडेंटिटी का पार्ट। तो जहाँ ज़्यादा लोग बोलने वाले होंगे वहाँ से वो अवॉइड कराएगा ब्रेन आपको। तो इस तरीके से ब्रेन आपको सिग्नल देते देते सर्वाइव कराता रहता है। तो अगर मैं वापस उस रिलेशनशिप के कॉन्वर्सेशन में आऊँ, तो ब्रेन आर्ग्यूमेंट हो चुका है। हाँ। आप अलग अलग कमरों में हो, अब मेंटल क्लेंजिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रेन सिग्नल देता है हमको, किस तरह के सिग्नल चल रहे होंगे, ऐसे कैसे बात की उसने, ये कोई तरीका है बात करने का, मेरे को बात नहीं करनी उससे, ये कौन बोल रहा है, हमें लगता है हम बोल रहे हैं, बट दिस इज आर सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। सो मेंटल क्लेंजिंग में मैं एक पहली एक्सरसाइज कराता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ लेटिंग गो एक्सरसाइज, जिसमें मैं, जैसे पुराने टाइम में टीवी के एंटेना होते थे ना छत पे, वो सारे सिग्नल कैच करते थे, टीवी में ट्रांसमिट करते थे, बक्से वाले टीवी होते थे पहले। तो वैसे ही हम इसको यूज करेंगे एज एन एंटेना। जितने भी सिग्नल चल रहे हैं, जितने भी थॉट्स चल रही हैं, फीलिंग्स चल रही हैं, इस समय गुस्सा आ रहा है, एंगर है, फियर है, डिस्कनेक्ट कर दो, जो भी चल रहे हैं, डिस्कनेक्ट नहीं, पहले उसको लिख लो। अच्छा, लिख लो। राइटिंग इज अ वेरी पावरफुल एक्सेस
टूल, उसको आप लिख लो, सारी थॉट्स को लिख लो, जो भी चल रहा है उस समय, गुस्सा आ रहा है टाइप भी कर सकते हैं फोन पे टाइप कर लीजिए। हाँ, उसको मैं बोलता हूँ लेटिंग गो एक्सरसाइज, दैट्स पार्ट 1 ऑफ मेंटल क्लेंजिंग। सारा कुछ लिख लो जब तक दिमाग थोड़ा सा खाली ना हो जाए, मतलब ऐसा ना लगने लगे यार अब तो कुछ बचा ही नहीं। सबको लिख के, अगर आप पेपर पे करते हो तो एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको आप पेपर पे करते हो तो आप उसको फाड़ के फेंक सकते हो, ठीक है, या जला सकते हो। अगर फिजिकली बर्न आउट करना है कि भैया खत्म ही कर दिया, लेटिंग गो कर दिया, उसको आपने जला दिया, या टाइप किया तो उसे डिलीट कर दिया, और बोल के डिलीट किया अपने आप को वापस, अपने आप, ये आपकी ना सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहा है। आपने डिलीट कर दिया और आपने अपने आप को बोल दिया आई एम लेटिंग दिस गो। फिर एक फ्रेश पेज, चाहे आप फ्रेश अपना नोटपैड में खोला फ़ोन में, चाहे अपने पेज पे खोला, नाउ यू विल क्रिएट समथिंग मोर पावरफुल अबाउट दैट पर्सन। उस पर्सन की कोई पॉजिटिव साइड भी होंगी, ऑब्वियसली, कभी उसने कुछ तो शादी की है, तभी शादी की है, हो सकता है उसने कुछ अच्छा किया हो आपके साथ, हो सकता है आपकी कोई कमिटमेंट हो उसको लेकर कि भाई मैं शादी में किस तरह देखना चाहता हूँ अपनी वाइफ को, किस तरह वो है। कई बार हमें शुरू में ऐसा लगेगा कि ये तो सब बनावटी है, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप फीड करोगे ना, वही रियल हो जाता है उसके लिए। अगर आप उसको बोलते हो मेरी वाइफ बहुत प्यार करती है मेरे को, तो वो फीड हो जाता है उसके अंदर। लेकिन अब जैसे आप सबकॉन्शियस माइंड को आप क्या करते हो, मोस्टली जो ब्रेन सिग्नल दे रहा है वही आप वही बोलते रहे, वही मान लेते हो, उसमें हाँ, उसी के हिसाब से बोलना शुरू हो जाता है, उसको सोचते रहते हो, वो सोचने को भी करेक्ट मान लेता है। तो कभी तो हम पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कभी हम ब्रेन के थ्रू जो सिग्नल आ रहे हैं, थॉट्स के थ्रू आ रहे हैं, उसको वो दे रहे हैं, तो हम कंफ्यूज कर रहे हैं उसको। तो अगर आप ये मेंटल क्लेंजिंग एक बार की जगह डेली करो ना, मैं तो इसको अपने पार्टनर को डेली कराता हूँ। अच्छा, इनफैक्ट मैं खुद 15 साल से कर रहा हूँ, और इससे मेरा पूरा दिन इतना पॉजिटिव जाता है। अच्छा, सुबह करते हो? सुबह करता हूँ मैं, 15-10 मिनट की एक्सरसाइज है, और मैं सारे रिलेशनशिप्स में, सारे एरियाज़ में करता हूँ, बिजनेस में करता हूँ, हेल्थ में करता हूँ, रिलेशनशिप में करता हूँ, ओवरऑल लाइफ में करता हूँ। जितने भी एरियाज इंपॉर्टेंट हैं वो लिख के उसमें पहले मैं उसमें सब लेट गो करता हूँ, जितनी भी थॉट्स फीलिंग्स वगैरह आई, उसके बाद उसको क्रिएट करता हूँ कि उसमें उस दिन के लिए पॉजिटिव क्या है, मेरी कमिटमेंट क्या है, इस तरह हो सकता है। ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। आप हैप्पी मोमेंट्स याद करके लिख सकते हो उस एरिया के। फॉर एग्जांपल, जब मैं वाइफ से पहली बार मिला था, कितना प्यार था हम दोनों के बीच में, हम जब हनीमून पे गए थे, क्या हैप्पी मोमेंट्स याद करके। तो दे आर 2-3 वेज जिस तरह से आप पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये बोल रहे हो जैसे आप 15 साल से रोज कर रहे हो तो आपका ब्रेन फ्रेश रहता है, नहीं तो हर रोज अगर वो कलेक्ट होते जाएगा, करेक्ट, तो वो ब्लास्ट ही होगा। करेक्ट, और वो ब्लास्ट जो है वो फिर वो रिलेशनशिप ब्लास्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली। जैसे आप डेली शावर लेते हो, बॉडी को क्लीन करते हो, आप डेली ब्रश करते हो, अब ये आपको करना थोड़ी पड़ता है, ये तो हैबिट हो गया, ऑटोमेटिक है। आप मेंटल क्लेंजिंग ऑटोमेटिक बना लो अगर, तो आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी। अगर ऐसे पॉडकास्ट में मैं 10 साल पहले आता, तो मेरे को हाथ पांव फूल रहे होते। मतलब आज मैं इतने डर लग रहा होता, ब्रेन सिग्नल्स देता है, डराता है। आप किसी भी नई चीज को करने जाओ, डराता है। यस, अगर आप फॉर एग्जांपल स्टेज फ्राइट जो है वो सबसे ज्यादा डरावनी चीज है ह्यूमन बींग्स के लिए। वो क्यों है? अगेन, ब्रेन बोलता है इट्स अ थ्रेट टू योर आइडेंटिटी। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, लोग तुम्हारा मजाक बना सकते हैं। कभी ना कभी बचपन में ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है, मिस्टेक से कुछ और बोल दोगे, कुछ मिस्टेक से कुछ बोल दिया, या कुछ हमने कुछ बोलना चाहा, कुछ और निकल गया, या कुछ स्पेलिंग गलत हो गई कहीं पे, या कुछ वोकैबुलरी गलत हो गई, वहाँ पे कोई हंस दिया, तो वो पुराने सिग्नल सब बैठे हुए, मेमोरी बैठी हुई वहाँ पे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस मेंटल क्लेंजिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। सो दैट इज व्हाट आई ट्रेन माय पार्टिसिपेंट्स इन। एंड अगर हमारे ऑडियंस भी ये उसमें भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो, अगर मेरे को किसी बात पे गुस्सा आ गया, किसी से बात हुई, किसी पे गुस्सा आ गया, मैं 5 मिनट निकाल के साफ कर लेता हूँ अपना दिमाग। अच्छा, उसी समय, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मेंटल जितना फिट हूँ मैं, उतना मेरा बिजनेस अच्छा जाएगा। जितना मेंटली मैं फिट हूँ उतनी मेरी लाइफ की क्वालिटी अच्छी जाएगी। जितना मेंटली मैं फिट हूँ उतनी मेरी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छी जाएगी, उतनी मेरी हैप्पीनेस रहेगी लाइफ में। देखिए, हम सब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हैप्पीनेस के लिए तो दौड़ते हैं। लाइफ में अल्टीमेटली खुशी चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, एक ऐसे मोमेंट्स चाहिए जहाँ आप बोल सकते हैं कि ये लाइफ है मेरी, ये एंजॉयमेंट है मेरे लिए। तो वो कैसे पैदा होगा अगर आप स्ट्रेस्ड रहोगे? तो ये स्ट्रेस में भी बहुत काम आता है। इनफैक्ट एक चीज़ इसमें और बताओ, गिवन यूर सेइंग आप ये 15 साल से कर रहे हो जी, ठीक है, सो फॉर एनीबडी टू गेट एफिशिएंट एट इट, यू आर एन एक्सपर्ट नाउ, यू आर अ मास्टर ऑफ दिस, दैट इज व्हाई, बिकॉज 15 years हो गए। हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ समबडी स्टार्ट्स डूइंग दिस रेगुलरली? बिकॉज ये तो हर जगह कर सकते हो, कितना टाइम लगना चाहिए किसी को, कोई एवरीडे बेसिस पे करे तो?
इसमें कि वो एक सफिशिएंट एक्सपर्ट बन जाए, कभी भी इशू हुआ कट लिखा। देखिए, अगर आप 15 दिन लगातार कर लें, रादर मैं तो बोलता हूँ 21 दिन कर लें, क्योंकि 21 दिन का एक फॉर्मूला होता है कि आप कोई भी चीज़ 21 दिन लगातार करते हैं तो आप एक तरह से प्रैक्टिस में आ जाता है, आपके ब्रेन पैटर्न में घुस जाता है वो। ओके, तो आप 21 दिन कर लें बस, मेरे मतलब अगर मेरी आप सजेशन माने, आपको इतना मजा आने लगेगा, आपको दिखेगा कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गई है। ऑफिस में इज मच बेटर, एवरी डे क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर। हाँ सागर, एक और क्वेश्चन है मेरा। नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम बिजनेस पीपल। ओके, जैसे किसी ने बिजनेस शुरू किया और उसका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, 5-7 करोड़ के साल में उसने पहली बार, जैसे आपने भी पहली बार बिजनेस शुरू किया या आपने तो डिफरेंट बिजनेसेस में पार्टिसिपेट किया, तो किसी ने बिजनेस शुरू किया, वो अपने बल पे और 2-4 लोगों की टीम बना के उसने किसी हिसाब से 5-7 करोड़ का बिजनेस साल का कर लिया। नाउ उसको और बिल्ड करना है, नए कस्टमर्स लाने, ठीक है, उसमें आपकी ट्रेनिंग कोचिंग कैसे काम आती है? व्हाट शुड दैट पर्सन बी डूइंग कि उसको नए कस्टमर लाने हैं, उसको इंटरनेशनल कस्टमर भी लाने हैं, उसको डोमेस्टिक कस्टमर्स भी लाने हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट है, कैमरा समझ लो, या कोई भी एक प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, क्या उस हर प्रोडक्ट सर्विस का एक डिफरेंट फार्मूला है या एक कोई ऐसा फार्मूला है जो सब में काम कर सकता है? आप ये पूछ रहे हैं कि जो बिजनेस लेके आना है, जो जनरेट करना है बिजनेस, हाँ, वो उसको कैसे लाने के लिए क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका है? राइट, तो देखिए, इसके अंदर मेरा लाइफ कोचिंग वाला पार्ट तो इतना मतलब मैं उसकी बात बाद में करता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग लाइक हाउ टू बी अ ग्रेट पर्सन हु इज गेटिंग लॉट ऑफ सेल्स फॉर हिमसेल्फ। तो उसमें आपको अपने रेशियोज ढूंढने होंगे। देयर आर समथिंग कॉल्ड रेशियोज। आप 10 कॉल करके एक रिजल्ट कॉज करते हो, या आप 5 कॉल करके एक रिजल्ट कॉज करते हो, या आप 20 कॉल करके एक रिजल्ट कॉज करते हो, या आप एक कॉल से एक रिजल्ट कॉज कर लेते हो। हम सबके रेशियोज होते हैं, ऑलरेडी बने रेशियो होते हैं, मतलब हर एक की एक इफेक्टिवनेस रेशियो हर एक का डिफरेंट है। ओके, अब अगर आप खुद कर रहे हो, वैसे तो ये टीम के लिए भी सेम है, अगर आपकी टीम भी कर रही है तो आप हर एक का अपना अपना इफेक्टिवनेस रेशियो है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मेरा अलग है। मोस्ट लाइकली अगर मैं खुद बिजनेस ओनर हूँ, हो सकता है मेरा बहुत हाई होगा, हाँ, और मेरी टीम का कम होगा, हाँ, काफ़ी कम हो सकता है। तो अगर मैं अपने रेशियोज ढूंढ लूँ, देखिए अगेन श्री कृष्ण की बात करूंगा मैं इसके अंदर। श्री कृष्ण बोलते हैं आपका अपने रिजल्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका सिर्फ एक्शन पे कंट्रोल है। इसीलिए आप रेशियो ढूंढने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप अगर, मैं श्री कृष्ण की बात पहले कंप्लीट करता हूँ। वो बोलते हैं अर्जुन को कि आप युद्ध कर रहे हो आज, तो आप जो युद्ध करोगे, जो बहुत एक पॉपुलर लाइन है जो हम सब जानते हैं भगवद गीता से, अगर भगवद गीता किसी ने पढ़ी भी नहीं, वो लाइन सुनी होती है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। अब उसका मतलब क्या है? लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग, पहले मुझे भी क्लियर नहीं था, बट लास्ट 2 years में जब मैंने इसमें ड्वेल किया, लर्न किया, तो मेरे को समझ में आया कि श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि आपका कंट्रोल सिर्फ आपके एक्शंस के ऊपर है। आप अपने, श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कर्म योगी बनो, ऐसे कर्म करो जो आपको आपके रिजल्ट की तरफ लेके जाए। लोग चिंता क्या करते हैं? या तो उन्हें रिजल्ट की ग्रीड होती है, या फिर वो फियर ऑफ फेलियर होता है। हाँ, दोनों में से एक चीज होती है जो हम हर समय वही देखते हैं। 2 sides of same coin basically। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो एक अर्जुन से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं और पूछते हैं सवाल, एक इंक्वायरी के लिए पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अगर तुम्हें युद्ध को हारने का डर भी ना हो और जीतने का मोह भी ना हो, तो तुम युद्ध कैसे करोगे? मस्त एकदम। हाँ, लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो लोग डर के मारे कर रहे होते हैं, हाँ, या लोग ग्रीड से कर रहे होते हैं। लोगों के पास एक्सेस ही नहीं है। एक्सेस इज एक्शंस। अगर आप एक्शन को सब कुछ बना लो, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। मोस्टली इसलिए जब लोग काम कर रहे होते हैं, अगर आप उनको देखो तो वो इतने मस्ती में नहीं होते। कुछ ही लोग होते हैं जो मस्ती काम करते हुए भी हंस खेल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, आपने अगर अपने एक्शंस को अपना सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना लिया है, तो रिजल्ट तो इज अ गारंटी। मतलब रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। आप, लेकिन फिर अगर वो भी आप लालच में कर रहे हो कि एक्शन इसलिए ले रहा हूँ ताकि रिजल्ट आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर वो एक्शन की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। हाँ। आपको एक्शन को सब कुछ बनाना है। तभी मैंने रेशियो की बात करी। आप अपने रेशियो ढूंढ लो। अगर मेरा रेशियो 1 out of 10 है, तो मुझे पता है मेरे को 10 कॉल करनी है। अगर मेरे को एक रिजल्ट चाहिए, 2 चाहिए तो 20 कॉल करनी है। और कभी कभी ऊपर नीचे जाएंगे रिजल्ट्स, कभी कभी कोई दिन ऐसे आएंगे जब हायर इफेक्टिवनेस आएगी। उसको ट्रैक रखना है आपने। आपको उसका ट्रैक रखना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेक करो। फिर 1 महीने में अगर मैंने 10 रिजल्ट कॉज किए, मेरा रेशियो ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया, मंथ वाइज चेक करो। ये कॉल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है,
कॉन्वर्सेशंस रील्स के लिए भी है, रील्स के लिए भी है, रील्स के लिए भी है, वेरी गुड, सारी चीजों के लिए रेशो है और हर बंदे का रेशो अलग है. अगर आपको रेशो पता चल गया तो आप फिर उसके हिसाब से उसको लिंक कर सकते हो. करेक्ट. ये चीज़ ना मैनेजमेंट में बहुत काम आती है. अगर मैं बॉस हूँ, मेरा एक एम्प्लॉई हर हफ्ते एक लेके आ रहा है, रिजल्ट लेके आ रहा है. हाँ. दूसरा एम्प्लॉय 3 हफ्ते में एक लेके आता है. हाँ. मैं अपने मन में बना लूंगा कि ये इफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव है. हाँ. और फिर मैं जो इफेक्टिव नहीं है या तो उसको कोशिश करूंगा वो ठीक हो जाए, नहीं होगा तो फिर पेलूंगा या फिर मैं उसको निकाल दूंगा कुछ टाइम बाद, या अपसेट हो जाऊंगा उससे. वो जरूरत नहीं है आपको करने की. उसकी रेशियो 1/30 है, बढ़ा देना है. उसकी रेशियो 1/30 है, इसकी रेशियो 1/10 है. बस ये फर्क है. आपने इसको ज़्यादा काम देना है और रिजल्ट कॉज कराना है इससे, या फिर उसको कन्विंस करना है कि भाई तेरी ये रेशियो है, तू कर इतने पे कर, इतने काम, मुझे क्लियर हो जाएगा मेरे रिजल्ट कितने में मिलने वाला है. सो इसमें एक चीज़ और है दैट जो मैं आपसे शेयर कर रहा था श्री कृष्ण और अर्जुन की कॉन्वर्सेशन में, जहाँ पे उन्होंने कर्म के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया है. उन्होंने ये बोला है कि आपका अपने कर्म पे कंट्रोल है, रिजल्ट्स पे नहीं है. वो एक एग्जांपल देते हैं, उसमें बोलते हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपका अपने धनुष पे, तीर पे पूरा कंट्रोल है. करेक्ट. सामने जो पेड़ है जिस पे आप निशाना लगा रहे हो, उस पेड़ पे आपका कंट्रोल नहीं है. और आप अपने तीर को, अपने धनुष को किस तरह इस्तेमाल करते हो, अपने ज्ञान को किस तरह इस्तेमाल करते हो, अपनी टैलेंट को किस तरह इस्तेमाल करते हो, अपनी जितनी नॉलेज आपने ली है उसको किस तरह इस्तेमाल करते हो, वो सारा आपके कंट्रोल में. बट द रिजल्ट इज़ नेवर इन योर कंट्रोल. कुछ हल्की सी भी चीज़ हट जाती है अपनी जगह से, पेड़ तो नहीं हटेगा, लेकिन अगर आपका जहाँ पे आप निशाना लगा रहे हो वो चीज़ चली जाती है वहाँ से, या उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. तो उससे एक चीज़ और मैंने देखी अपने लिए भी और अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि अगर आप अपने एक्शन से सेटिस्फैक्शन जनरेट कर सकते हो तो आपके रिजल्ट्स की इफेक्टिवनेस बहुत हाई हो जाती है. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको. ज़्यादातर लोग, अभी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत करी कि रिजल्ट्स या तो लोग ग्रीड के लिए ले रहे होते हैं, या तो उसका एक ग्रीड होता है कि मेरे को, फियर के लिए ले रहे मोह होता है कि मेरे को वो रिजल्ट मिल जाए, या एक फेलियर से डर होता है कि यार मैं हार ना जाऊं, ये रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा. करेक्ट. तो ज़्यादातर लोग इन दोनों में से एक जगह पे खड़े होते हैं. अगर आप एक्शन को सब कुछ बना लो, अगर एक्शन से ही आप सेटिस्फैक्शन जनरेट कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 एक्शन आज के प्लान किए कि मेरे को आज ये 10 एक्शन लेने हैं. हाँ, दैट प्लानिंग जो मैंने शुरू में बताया था, थिंकिंग और प्लानिंग करी आपने प्रॉपर, उसके बाद आपने वो एक्शन सेट बनाया अपना आज का. आपने वो 10 एक्शन बनाए. अगर आज आपने वो 10 एक्शन में से 8 एक्शन लिए, 2 नहीं लिए किसी कारण से, तो भी आप एक लेवल पे सेटिस्फाइड हो सकते हो. अगर आपने 10 के 10 लिए तो आप बहुत सेटिस्फाई होके आज की रात सो सकते हो. अगर आप वहीं पे अपनी सेटिस्फैक्शन जनरेट कर पाओ, रिजल्ट की वेट ना करो सेटिस्फाई होने के लिए. रिजल्ट क्यों चाहिए? मैं सेटिस्फैक्शन के लिए. भाई मैंने एक रिजल्ट क्रिएट किया अपने लिए कि मेरे को अपने लिए एक बड़ी गाड़ी लेनी है. जिस दिन वो गाड़ी आएगी उस दिन मैं खुश होऊंगा, लेकिन उस गाड़ी को लेने के लिए मेरे को 15 एक्शन भी लेने पहले. अगर मैं उस एक्शन को ले लूँगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी आ जाएगी. तो द कॉन्वर्सेशन हियर इज दैट अगर आप अपने एक्शन से सेटिस्फैक्शन जनरेट करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं तो रिजल्ट्स होने की चांसेस 10 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती हैं. वाह. अब सागर, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट. आई हैवंट थॉट ऑफ इट बट व्हेन यू वर स्पीकिंग कि आप बोल रहे हो कि अपने एक्शन से अपनी सेटिस्फैक्शन जनरेट करो. तो इसमें एक सिमिलर कॉन्वर्सेशन आती है कि लॉट ऑफ पीपल आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ, कोई बोलता है आई एम इन सर्च ऑफ माई पैशन, समबडी कॉल्स इट आई एम इन सर्च ऑफ माई पर्पस, दिस डजंट सेटिस्फाई मी, दिस डजंट गिव मी अ किक. कोई वर्ड किक भी होता है. बहुत सारी, मेरे ख्याल से सारे सिमिलर डायरेक्शन पे लोग पॉइंट आउट कर रहे होते हैं. नाउ अब एक्शन से अगर सेटिस्फैक्शन जनरेट करनी है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट और व्हाट एम आई दिस थिंग. A lot of people have these questions. अगर ऐसा है तो वो कहाँ से ढूंढे? आपका पैशन कहाँ से ढूंढे? हाँ, ये सवाल है आपका. पैशन कहाँ से ढूंढे? पैशन कह लो उसको, पर्पस कह लो उसको, किक कह लो उसको, whatever you know gives you happiness, वो कहाँ से ढूंढे? लोग तो मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ. I was in Dubai right now 3 days back and I was meeting a client. Now that guy was working in a company. And when I went and he told me कि there is, हमारा ना एक retreat चल रहा है and all of that, this entire thing is about retreat. So I said, very good, it must be a lot of fun. He said, people from all over the world are coming
फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसेस और हमारा ऐसे पूरा हफ्ता टीचर बहुत अच्छा है यार। तो बोलता नहीं अच्छा नहीं है, काम ही है यार, स्ट्रेस है बड़ा। तो मैंने मगर काम मतलब मेरे लिए ना क्वेश्चन मार्क था, काम है तो क्या हुआ, मतलब आप काम कर किसके ले रहे हो? करेक्ट। तो नाउ दिस मे बी वेरी सिंपल फॉर मी, करेक्ट। बट आई एम आस्किंग फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव कि ये पैशन कैसे ढूंढे, ये सेटिस्फैक्शन कैसे लाएं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का होगा। देखिए मेरी जो सोच है, जो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को भी जिसमें कोच करता हूँ, वो जैसे ये आपने तो ढूंढ लिया, आपने बोला कि होटल सेल्स आप करते थे, यू वर डायरेक्टर सेल्स एवरीथिंग, बट द हैप्पीनेस यू यूज्ड टू गेट वाज बाय कंट्रीब्यूटिंग टू पीपल, सो यू चोज दैट करियर। बहुत बढ़िया। पहले उसमें आपने पैसे नहीं बनाए, मगर उसके बाद आज पैसे भी बन रहे हैं और हैप्पीनेस भी उसमें आ रही है, दैट्स व्हाई यू डिडंट गो बैक टू दैट इंडस्ट्री। Correct. तो आपके लिए सॉर्ट आउट हो गया, आपकी लाइफ होगी सॉर्ट आउट। नाउ एनी पर्सन, हाउ डू दे फाइंड आउट दैट व्हाट इज देयर पैशन? देखिए पैशन कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पैशन क्रिएट करना होगा आपको। और उसको ढूंढने का तरीका है कि आप ये देखें कि आपको लाइफ में इंस्पायर क्या करता है। आज इस मोमेंट पे, आज के दिन अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल मे बी 5 साल बाद पैशन मेरा चेंज हो सकता है, लेकिन आज मेरे को क्या इंस्पायर करता है वो मेरे को पहचानना है, ढूंढना है। आप और कई बार क्या होता है, लोग अपने करियर में काफ़ी आगे निकलने के बाद ढूंढ पाते हैं कि मेरे को इंस्पायर क्या करता है। मे बी वो 9 to 6 का जॉब कर रहे हैं, पैसे तो ठीक ठाक आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो खुशी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है। और एक टाइम, काफ़ी टाइम बीतने के बाद उनको रियलाइज़ होता है मेरे को तो ये चीज़ इंस्पायर करती है, ये चीज़ खुशी देती है। वो आपको देखिए, आपकी पर्सनालिटी, हमने आइडेंटिटी की बात करी थोड़ी देर पहले, आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक लॉन्ग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनी है। तो आपने जो चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में अनुभव करी, उससे आपका पूरा लाइफ का परसेप्शन बना है, पूरा लाइफ का व्यू बना है। और आपको जो इंस्पायर करता है वो आपकी क्रिएशन है, वो आपको ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि अब मैं बिज़नेस में हूँ कुछ टाइम से, और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ जैसे, तो मैं देखता हूँ कि मेरे को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंस्पायर करती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट और एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स। वो मेरा खुद का व्यू है। और मैं उसको पीछे मुड़ के देखता हूँ कहाँ से आ रहा है ये। शायद मैं जब छोटा था, मेरे फैमिली बिजनेस में थी, आपके फैमिली में लॉट ऑफ पीपल हैव रियल एस्टेट, लोगों के पास थे, मेरे दादाजी, मैंने उस टाइम से आ रहा है। तो हमारे परसेप्शन कहाँ से बन रहे हैं वी डोंट नो। मेरे पास तो वो ट्रेनिंग है कि मैं देख सकता हूँ वो सोर्स कहाँ से हो रहे हैं परसेप्शन, लेकिन मोस्ट पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। बट अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन को, जिनके पास ये ट्रेनिंग नहीं है, ये बातचीत करूँ कि वो अपना परसेप्शन, अपना पर्पस, अपना जो उनका जो चीज़ इंस्पायर करती है वो क्या हो सकती है, वो उन्हें खुद ही क्रिएट करना है, खुद ही ढूंढना है। जो चीज़ उन्हें खुशी देगी, जो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट के बिजनेस में भी हैं और आपको, मेरे को मालूम है क्योंकि मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि आपको वो बहुत इंस्पायर करता है, वो बहुत खुशी देता है, तो आपके लिए वो काम नहीं है, आप मजे कर रहे हो। वैसे ही मेरे लिए भी सेम है, मैं कंट्रीब्यूशन के काम में हूँ। मेरे को अगर मैं अपने ड्राइवर के साथ भी 2 घंटे बिता लूँ, मेरे को तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है कि मैं उससे बातचीत करके उसकी लाइफ के बारे में पता कर रहा हूँ, वो क्या चीज़ डील कर रहा है, उससे शेयरिंग कर रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ, उससे सीख रहा हूँ, मेरे को उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। और वही चीज़ मैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो भी काम है और ये भी काम है, और एक्चुअली में दोनों काम नहीं है। तो आपको देखना है कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, वो आपका है, दैट इज योर रोल। So is it correct to say, Sagar, कि a person should keep on trying different things till the time they get to okay, this is what is आई my थिंक passion. व्हाट मेक्स अ बिग डिफरेंस इज, जो मैंने डिस्टिंक्शन की बात करी, पॉसिबिलिटी की बात करी, थिंकिंग के बारे में, जो मैंने आपसे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के बारे में, आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो। मतलब अकेले बैठ सकते हो, मे बी मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ 1-2 साल से शुरू करी है। मैं 1 या 2 दिन लेके चला जाता हूँ बाहर, किसी होटल में चेक इन कर लेता हूँ, और सिर्फ बैठ के 2 दिन का मेरा काम होता है वहाँ पे इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखना और थिंकिंग करना, और अपने नेक्स्ट 5 years 10 years में क्या प्लान ऑलरेडी बना चुका हूँ और क्या बनाना चाहता हूँ, मैं किस तरह से लोगों की लाइफ में डिफरेंस मेक कर सकता हूँ, किस तरह अपना पर्पस फर्दर एक्सप्लोर कर सकता हूँ, या और कुछ है क्या मेरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है। तो वो थिंकिंग जो है, जो आप अपने साथ बिताते हो टाइम, हमने थोड़ी देर पहले बात करी अबाउट द सिग्नल्स दैट ब्रेन गिव्स अस, मोस्टली लोग उसमें लगे हुए हैं, मोस्टली लोग उसमें बिजी रहते हैं। उसको मेंटल क्लेंजिंग के द्वारा साइड में रखना है और थिंकिंग करनी है।
कि आपको क्या चाहिए। और वो थिंकिंग ऐसे नहीं कि ऑफिस में बैठ के हो रही है या घर में बैठ के हो रही है, आपको थोड़ा टाइम अलग। अब ये जितने गुरु रहे पुराने हमारे साधु गुरु, ये लोग कहाँ जाते थे? पहाड़ों पे जाते थे। क्यों जाते थे? वहाँ पे शांति मिलती है उनको, वहाँ पे आराम से बैठ के वो सोच सकते हैं, अपने चीज़ों के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं। उस तरीके से आप भी आप हमारे जो ऑडियंस है वो अपनी थिंकिंग कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे उनको शांति मिलती है, बैठ के आराम से सोचें और उनको ही जवाब मिलेगा वो कि उनकी पर्पस क्या होना चाहिए। ये मैंने नोटिस किया सागर अबाउट माई सेल्फ कि मेरे को ना ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आई डिसलाइक ट्रैवल। आई प्रेफर कि मैं यहीं रहूँ। बट वेन एवर आई ट्रैवल, जैसे अभी मैं 5 दिन ट्रैवल करके आया, वेन एवर आई ट्रैवल, वेदर आई एम ट्रैवलिंग फॉर वर्क और आई एम ट्रैवलिंग फॉर लेजर, मोस्टली मेरा एक चीज़ नहीं होती, हमेशा मिक्स होता है। एंड वर्क भी हो रहा होगा, वो भी हो रहा होगा, तो मैं काम तो कर भी रहा होता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ। बट वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग एंड आई एम इन अदर सिटी एंड आई एम सिटिंग डाउन एंड वट एवर टाइम, मैं जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहा होता जैसे आप करते हो। बट जब भी मैं ट्रैवल से वापस आता हूँ, आई कम बैक with a lot of new ideas for my business. I come back with a lot of new planning, actions, everything for my business. Exactly. जो कि यहाँ बैठ के नहीं होते। वो मालूम है क्यों होता है? उससे आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, क्यों होता है सर? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने आप को अपने रूटीन से बाहर निकाल दिया। क्योंकि आपका ब्रेन है वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको थॉट्स दे रहा है, आपको पूरे दिन चला ही रहा है। तो क्यों, जब आप अपने घर, ऑफिस, काम इसमें बिजी हैं, अपनी टीम, इन सब चीज़ में जो रूटीन है आपका डेली उसमें बिजी हैं, तो वो नई थॉट्स आने की स्पेस नहीं मिलती आपके ब्रेन के पास। रादर मैं ये बोलूँगा, आप उनको क्रिएट करने के लिए आपके पास ज़्यादा स्पेस होती है जब आप बाहर होते हैं, जब अपने रूटीन से बाहर होते हैं। तो जो मैं ये करता हूँ, आपको शेयर किया कि 2 दिन के लिए मैंने बाहर चला गया, किसी होटल में चेक इन कर लिया, ट्रैवल मतलब या तो शहर से भी बाहर चला गया, और 2 दिन आराम से अकेला हूँ मैं। फ़ोन भी मैंने ऑलमोस्ट बस घर वालों का फ़ोन लेना और कोई काम का फ़ोन नहीं लेना। और वहाँ पे बैठ के जब मैं सोच रहा हूँ या टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो ऐसी ऐसी नई चीज़ें खुल के आती हैं जैसे आपने शेयर किया। एंड दैट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट वन कैन क्रिएट। दैट इज दोज आर द मोमेंट्स व्हेन वन कैन क्रिएट द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। सर, एक और सेक्शन पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, गिवन इट इज़ कनेक्टेड टू योर फील्ड। नाउ डेज द वर्ड डिप्रेशन or mental well-being is used very commonly. Some people have told me, and mostly younger generation has told me, younger when I say 20 से लेके 35 तक, they've asked me कि हमारे को ना कई बार ऐसे लगता है कोई छोटी सी चीज़ भी हो ना, मुझे लगता है मुझे डिप्रेशन हो गया है। और हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी बोलता है हाँ जी आपको हो गया है, और वो किसी थेरेपी पे डाल देंगे या किसी मेडिसिन पे डाल देंगे, एंड पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं। बोलता बट एक्चुअली वी आर नॉट श्योर कि ये डिप्रेशन होता है नहीं होता है, और हम लोग, बहुत सारे लोग ये वर्ड यूज़ करना शुरू हो चुके हैं। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज द वे आउट? व्हाई इज दिस हैपनिंग? मे बी, मतलब I'm looking at this question, मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन I'm not sure I have the whole answer to that, but maybe it is because of the pressure environment that we live in, result oriented, high performance oriented pressure environment that our children, youngsters, they are living in today. Maybe that's the reason. And हर चीज़ इतनी ज़्यादा आज की डेट में easily available है, तो उससे क्या होता है that आपके ऊपर नज़र भी ज़्यादा रखी जाती है। अगर आपका ऑफिस यूएस में है और आप यहाँ पे हैं, तो आप लिटरली ऑलमोस्ट उनके सामने ही हैं, मतलब लिटरली तो नहीं, लेकिन टेक्निकली आप उनके सामने बैठ के जूम पे बैठे हैं पूरे दिन, तो यू आर लाइक चेक्ड ऑल द टाइम। दैट कैन बी वन एग्जाम्पल। सो प्रेशर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है आज की डेट में बच्चों के लिए, और इससे बाहर कैसे निकलना चाहिए, आई थिंक आई हैव मोर मास्टरी इन दैट रादर दैन आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो हाँ, और इसमें बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, एंड इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोग इसको प्रैक्टिसेस करें और देखें, और मैंने मेंटल क्लेंजिंग का पूरा स्ट्रक्चर बताया, उसको प्रैक्टिस करना एक तरीका है। आज की डेट में इतने चीज़ें अवेलेबल हैं। एक होती है माइंडसेट मेडिटेशन। आप माइंडसेट मेडिटेशन को अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे और आप चेक करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप उसमें 2-3 वीडियोस ट्राई करिए, 10 मिनट की माइंडसेट मेडिटेशन को आप प्ले करिए। इट्स जस्ट एन ऑडियो, आपको आंखें बंद करके उसको सुनना है। और अगर आप 10 मिनट अगर अच्छी कोई आपको मिल जाती है उसमें ढूंढ के, जो आपको ठीक लगती है, आप सिर्फ 10 मिनट स्पेंड करिए वेयर यू आर डूइंग योगा, वेयर यू आर डूइंग मेडिटेशन। देयर आर मेनी थिंग्स। हमारी जो
हमारा जो पास्ट है, इंडिया का जो पास्ट है, हमारा जो कल्चर है, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर योगा है, आयुर्वेदा है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी धरती से, अपनी जो सोर्सेज हैं उससे जोड़ती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें प्रैक्टिस करें, अभी मैं जैसे आपने ये सवाल पूछा, ऐसे ही एक यंगस्टर ने मेरे से इस बारे में बात करी और उसने बोला कि कई बार हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऐसे सवाल उठ जाते हैं, कोई आपका मजाक बना देता है, कोई आपको ऐसी बात बोल देता है, आपको फील होता है कि मैं डिप्रेशन में चला गया। आपके एक बहुत पावरफुल सोर्स हैं आपके पास, जो मोस्टली सब बच्चों के पास होते हैं, उनके पेरेंट्स। पेरेंट्स आपको कभी गलत गाइड नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन में यू शुड ऑलवेज लुक एंड गो टूवर्ड्स योर पेरेंट्स एंड आस्क देम कि ये सिचुएशन है, मैं क्या करूँ। क्योंकि आपके पेरेंट्स एक इस तरह के लोग हैं आपके पास जो शायद यूनिक है, मतलब ऐसे और कोई भी नहीं है आपके। हो सकता है कोई कोच हो, जैसे मैं लाइफ कोच हूँ, कोच के पास आ सकते हैं। कोच नहीं अवेलेबल तो पेरेंट्स बहुत अच्छे कोच होते हैं। आप अगर बिल्कुल ही सिचुएशन क्रिटिकल है तो डेफिनेटली गो टू योर पेरेंट्स। इवन छोटी छोटी बातें, मेरी वाइफ वो जैसे प्रैक्टिस करती हैं मेरे बच्चों के साथ, कि मेरे बच्चों के साथ हमने ट्रेन किया हुआ उनको, कोई भी प्रॉब्लम है स्कूल में, कोई भी चीज़ कोई बोलता है, कोई चीज़ ख़राब लगती है, टीचर भी बोलती है, कोई बच्चा बोलता है, आके शेयर करो। और वो ट्रेंड है, वो शेयर करते हैं हर चीज़, छोटी छोटी बात बताते हैं और हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप और शेयर करो और बताओ क्या है। तो हम, मेरी वाइफ, मैं, हमको गाइड करते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो पेरेंट्स इज़ अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड लव दैट वन कैन गो टू इन केस ऑफ दैट। देन योगा, एज आई सेड, इज़ वन वेरी पावरफुल सोर्स। मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल सोर्स। डूइंग, जो मेंटल वेलबींग है वो फिजिकल वेलबींग से बहुत कनेक्टेड है। एक्सरसाइज करिए, दिन में वॉक करिए, नेचर के पास जाइए। सर, जैसे यू आर ट्रेन्ड, ओके, एंड दिस इज योर प्रोफेशन, योर चिल्ड्रन आर प्रिविलेज, दे कम टू यू एंड यू कैन ट्रेन देम, और एक बड़ा डिफरेंट वो है। बट अभी तो पेरेंट्स भी उसको, बहुत सारे पेरेंट्स भी उसको डिप्रेशन मानना शुरू हो जाते हैं, एंड दे स्ट्रेट अवे रन टू अ डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये एक परसेप्शन बनते जा रहा है जिस वजह से मेंटल वेलबींग, टॉक अबाउट मेंटल वेलबींग एंड टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इज बिकमिंग वेरी दिस थिंग। डोंट यू थिंक दैट इज ओवर हाइप्ड? Maybe it is. Maybe it is. Some of the people who are parents are also very fearful. बहुत डर जाते हैं ऐसी सिचुएशन, क्योंकि उनको सिचुएशन डील करना नहीं आता। बट एट द सेम टाइम, गुड थिंग इज दैट देयर आर लॉट ऑफ पेरेंटिंग कोचेज ऑल्सो अवेलेबल। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्ट्स। मेरा पर्सनल मानना है कि कोई चीज़ मेरे को अगर पानी है अपनी लाइफ में और मैं उस एरिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं एक एक्सपर्ट के पास जाऊँ और जाऊँ और उससे एडवाइस लूँ, चाहे वो पेड एडवाइस है, चाहे वो नॉन पेड एडवाइस है, जैसे भी है, मैं उससे एडवाइस लूँ और उसकी एडवाइस पे चलूँ रादर दैन जो मेरे को ठीक लगता है वो करूँ। तो अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको डर लगता है, बच्चे आते हैं डिप्रेशन की शिकायत करते हैं, उनको डर लगता है कैसे डील करें, एक्सपर्ट के पास जाने में कोई हार्म नहीं है। दैट इज़ माई व्यू। बिफोर अ डॉक्टर, गो टू अ whoever the expert is. मे बी देखिए, डॉक्टर तो मे बी उस टाइम पे काम आएगा जब उसको एक्चुअली में कोई बीमारी है या कोई इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे मेडिकल इशू है कोई। कई बार हम सिंपल पेरेंटिंग कोचेस के पास जा सकते हैं, बहुत सारे अच्छे पेरेंटिंग कोचेस अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो दैट कैन बी फर्स्ट स्टेप। अगर वहाँ से भी रिजल्ट नहीं मिलता, देन डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो फिर एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। बट डेफिनेटली यू हैव एक्सेस टू एक्सपर्ट्स, सो यू शुड गो टू देम। Sir, one more thing, given the coaching training industry is becoming massive, I think पिछले 10 सालों में it must have gone tenfolds in at least India. Now, one simple question, how to find the right coach? Okay, so for business, for relationship, for anything, for health, how do we find the right coach? right, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हेल्थ का फिर भी ईजी है। हेल्थ का ना बड़े सारे पोर्टल्स आ गए हैं, बहुत सारी जगह आ गई हैं जहाँ उनके बारे में रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स हैं, उनके बारे में बहुत सारी वो है। मगर पर्सनल, प्रोफेशनल कोचिंग, रिलेशनशिप कोचिंग या बिजनेस कोचिंग की ना कोई रिव्यूज़ या कुछ इतने सारे नहीं हैं। तो हाउ डू वी फाइंड द राइट कोच? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है बड़े सारे फैड कोचेस भी हैं, that's true, जो घुस गए हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए, आता खुद को पूरा इतना, दे आर नॉट सच एक्सपर्ट्स और मास्टर्स इन द फील्ड, बट दे आर जस्ट इन इट बिकॉज पैसे बन रहे हैं। विपिन, राइट कोच ढूंढने का तरीका, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट, मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ, जैसे मैं कोच हूँ, अब मेरे जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं वो रेफरेंस से आते हैं। मतलब अगर मैंने एक पार्टिसिपेंट को कोचिंग दी एंड
2-3-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, एंड बहुत ऑसम रिजल्ट्स अगर उसने कॉज किए हैं, तो वो अपनी लाइफ के, फैमिली के, जो लोग डील कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन से, वो अपने आप रेफरेंस से भेजते हैं। तो दूसरी तरफ देखें, अगर मेरे को ज़रूरत है तो मैं अपने आसपास देख सकता हूँ कि कहीं पे अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मेरा भाई कोचिंग ले रहा है किसी से, या कोई मेरा दोस्त ले रहा है, तो मैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ट्रस्टेड है रिजल्ट्स, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखिए ये जो डिजिटल एक्सप्लोजन हुआ है पिछले 10 सालों में, उसका बहुत फ़ायदा भी है एक तरीके से और बहुत नुकसान भी है। जैसे आपने राइटली बोला कि बहुत सारे coaches. हाँ इस तरह के लोग आ गए हैं बिजनेस में, मतलब आज की डेट में हर दूसरा पर्सन कोच बन गया है। तो और कई लोग हैं जो अच्छे भी हैं, जो क्वालिफाइड भी हैं, जिन्होंने रिजल्ट्स भी कॉज किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Correct. तो वो उसके ढूंढने के तरीके इज लाइक, वन इज थ्रू रेफरेंसेस, व्हाट आई थिंक, अदर वन इज ट्राई एंड टेस्ट। आप एक किसी को ट्रायल पे, जैसे मैं ट्रायल सेशंस भी देता हूँ, नए पार्टिसिपेंट को ट्रायल सेशन भी देता हूँ, 2 ट्रायल सेशन, इवन कोई मांगता तो 3 भी दे देता हूँ। उसमें आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि क्या ये मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन आस्क फॉर ट्रायल सेशंस अगर समबडी इज एब्सोल्युटली न्यू। ऑफ कोर्स चेक फॉर द क्वालिफिकेशंस, उसका पास बैकग्राउंड क्या है, कितना उसके रिजल्ट्स हैं, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप चेक करें। आई थिंक दैट इज द वे। सर आखिरी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये तो आपने बता दिया, हाउ टू फाइंड द राइट कोच। मुझे जो समझ में आया, रेफरेंस इज द बेस्ट वे। राइट, ट्राइड एंड टेस्टेड पे जाओ तो बेटर है। दूसरी चीज ये है कि व्हेन शुड समबडी लुक फॉर अ कोच। जैसे कई लोगों को दिमाग में ये लगता रहता है, और ये क्वेश्चन क्यों है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर शाई ऑफ टेकिंग कोचिंग। दे थिंक आई कैन हैंडल इट माई सेल्फ। और समटाइम्स पीपल थिंक कि अगर मैं कोच के पास जा रहा हूँ तो मेरे साथ कोई कमी है या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो मुझे क्या ज़रूरत है। एंड सम पीपल माइट थिंक कि मैं छोटा हो गया अगर मैंने कोचिंग मांग ली। तो व्हेन शुड समबडी गो? सी, आपने खुद ट्राई कर लिया है अगर कि आपको जो रिजल्ट्स चाहिए या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने वो ट्राई कर लिया खुद से। फिर जैसे मैंने कहा, अगर यंगस्टर्स हैं, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, वो अपने पेरेंट्स के पास भी जाके आ चुके हैं और फिर भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू फाइंड अ कोच, फाइंड एन एक्सपर्ट। मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ, मैं ये फॉलो करता हूँ, जब भी मेरे को जितनी मेरे पास टूल्स हैं सारे यूज़ कर लिए, उसके बाद भी मेरे को अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो मेरे को चाहिए, देन आई डोंट टेक टाइम टू गो टू एन एक्सपर्ट, बिकॉज इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम अदरवाइज। इससे अच्छा जाके सीख ही लो। फाइनल क्वेश्चन, इट हैज़ बिन अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। अब फाइनल, एज अ कोच, what do you want to say to people, okay, in general in life, right, like a life direction I can say, or life coaching, एक चीज़ देते जाओ फाइनली। श्योर। सो एक कॉन्वर्सेशन मेरे को बहुत इंस्पायर करती है, अगेन ये भगवद गीता से आती है, जिसके अंदर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो उसके अंदर उन्होंने ये बात करी है कि ज़्यादातर लोग दुनिया के अंदर श्रेष्ठ बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि मैं, श्रेष्ठ का इंग्लिश होता है बेटर, कि मैं इससे बेटर हो जाऊं, मेरे दोस्त के पास ज़्यादा पैसा है, मैं उससे ज़्यादा पैसा कमा लूं, उसकी ज़्यादा इनकम है, मैं उससे ज़्यादा इनकम बना लूं, या उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा मार्क्स ले आऊँ। तो हर किसी से, हर पर्सन दूसरे से बेटर बनने की कोशिश कर रहा है, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप उसके बैकग्राउंड में देखोगे, श्रेष्ठ बनने के बैकग्राउंड में क्यों ऐसे लोग जीते हैं? बिकॉज पीपल आर स्केर्ड ऑफ फेलियर, पीपल डोंट वांट टू लुक लाइक अ फेलियर। तो हमेशा दूसरों से बेटर दिखना चाहते हैं, अपनी नज़रों में फेलियर नहीं बन जाएं, इसके डर से वो श्रेष्ठ बनने में लगे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप श्रेष्ठ बनने की दौड़ से अपने आप को अगर हटा सकते हो किसी तरीके से, और उत्तम बनने के लिए ज़िंदगी जीते हो। उत्तम का मतलब उन्होंने समझाया है कि उत्तम इज़, आपके आसपास जितना भी सामान्य ज्ञान है उसको आप प्राप्त करो, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा है, चाहे आपके पेरेंट्स से आ रहा है, बुक से आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, एजुकेशन से आ रहा है, क्वालिफिकेशन से आ रहा है, जो भी ज्ञान आपके पास है वो आप प्राप्त करें और उससे अपने एक्शंस लें एक्सेलेंस की तरफ। यानी कि उत्तम इज एक्सेलेंस। अगर आप अपनी फील्ड में जहाँ पे भी आप हैं, आप एक्सेलेंस लेके आइए। अगर मैं एक रियल एस्टेट, जैसे आप रियल एस्टेट में, मैं कोच हूँ, मैं अपने काम को एक्सेलेंस कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, अपने पार्टिसिपेंट्स को एक्सेलेंस कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, अपनी काम में, अपनी रिलेशनशिप्स में, हर जगह में एक्सेलेंस लेके आ सकता हूँ। बस उस पर फोकस करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उत्तम तो हैं ही, उत्तम तो बन ही गए क्योंकि आपने उसकी तरफ एक्शन लिया, आप श्रेष्ठ भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप श्रेष्ठ की दौड़ में लगे रहे, आप उत्तम कभी नहीं बन पाएंगे। और वो दौड़ होगी।
वो दौड़ रह जाएगी, एक रैट रेस हो जाएगी। हाँ और जिसके बैकग्राउंड में है फियर ऑफ फेलियर, और उत्तम के बैकग्राउंड में है पॉसिबिलिटी, क्रिएशन, तो वो एक बहुत पावरफुल लाइफ है अगर आप उस तरह की जिंदगी जीते हैं तो। Thank you so much, Sagar. I think this has been very useful, and I personally, and I'm sure everybody who's watched this podcast is going to benefit a lot from the tools you've given and the conversations we have. Thank you so much. Thank you so much.